Very good morning to all my dear friends. Good morning, please. Good morning, बैठिए बैठिए. हाँ प्लीज पेज नंबर 33. इलस्ट्रेशन 10 लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, एक बार दोबारा से फिर देखिए. मिस्टर एक्स इज अ डीलर रजिस्टर्ड इन जीएसटी. परचेज गुड्स फ्रॉम हरियाणा फॉर ₹10 lakh plus IGST. Goods were sold in Delhi at a profit of 1 lakh. Charge CGST 6, SGST 6. In this case, sale value and tax charge shall be given below. Purchase price 10 लाख, IGST 12%, फिर IGST का टेस्टेड मिल जाएगा. कॉस्ट 10 लाख, ऐड किया प्रॉफिट, सेल वैल्यू 11 लाख, CGST SG 1232, आउटपुट टैक्स CGST SGST और एडजस्ट कर लिया. ये पार्ट था जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इसी में थोड़ी सी और बात करेंगे, एक बार और आप अच्छे से देख लो. देखिए लास्ट क्लास में बात ये हुई थी कि सेल की जा रही है हरियाणा से. कहाँ पर? दिल्ली में. इंटर स्टेट सेल. पहली बात तो लगेगा इंटीग्रेटेड टैक्स. क्यों लगेगा? क्योंकि आधा सेंटर का और आधा दिल्ली का है, जिसमें सामान कंज्यूम होगा. हरियाणा से आ रहा है दिल्ली में, यहाँ कंज्यूम होगा. तो हरियाणा वाला डीलर दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन मांगेगा कि ये आपका टैक्स में कलेक्ट करके आपको दे दूँ, तो दिल्ली गवर्नमेंट उसे मना कर देगी. बिकॉज वो हरियाणा में है. कल को अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है. कोई भी स्टेट तभी परमिशन देगी अगर उस स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपका ठिकाना उस स्टेट में है तो परमिशन मिलेगी. फिर ठिकाना होने के अलावा मान लो मैं दिल्ली में हूँ और मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली के हिसाब से है, तो दिल्ली में मैं कहूँगा मेरा ठिकाना है, तो वो कहेंगे कन्वेंस डीड की कॉपी लाओ. मैंने कहा रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट लाओ, आधार कार्ड की कॉपी लाओ, पैन कार्ड की कॉपी लाओ, मोबाइल नंबर बताओ, मेल आईडी बताओ. मोबाइल के ऊपर पासवर्ड आएगा, मोबाइल वेरीफाई करेंगे, मेल वेरीफाई करेंगे. आधार कार्ड का लिंक आएगा, मैं आधार कार्ड डालूंगा तो OTP आएगा, वो मुझे देना पड़ेगा, आधार कन्फर्म होगा. पैन कार्ड का लिंक आएगा, मैं पैन कार्ड डालूंगा, OTP आएगा, कन्फर्म होगा कि हाँ अब पता लग गया, यही है तुम्हारा आधार कार्ड, यही पैन कार्ड है, ये ठिकाना है. जाओगे कहाँ? लो परमिशन दे दी, कर लो टैक्स इकट्ठा. अगर नहीं दिया तो पकड़ लेंगे आपको. तो रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया ये है. रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया था. उस फॉर्म का नंबर बताओ. RG1. ठीक है, REG1. ये फॉर्म भरना पड़ेगा. तो इस फॉर्म में पर्टिकुलर है, इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी. पहले पार्ट ए भरा जाता है. पार्ट ए में अपना नाम बताओ, फिर बिजनेस का नाम बताओ, फिर आपका फ़ोन नंबर बताओ, फिर आपका मेल आईडी बताओ, OTP से कंफर्म करवाओ, फिर पार्ट बी भरो. आधार वाली बात पार्ट बी में आती है. बताओ कौन सा आपका एड्रेस है, क्या उसका प्रूफ है, पूरी बात बताओ. रजिस्ट्रेशन तब मिलता है. तो अगर हरियाणा वाला मांगेगा ना रजिस्ट्रेशन, दिल्ली गवर्नमेंट से कभी नहीं मिलेगा. तो फिर टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई वे आउट ये है, एक नया टैक्स ले आते हैं इंटीग्रेटेड, और ये टैक्स हमारा है, हमसे परमिशन ले लो. हम तो पूरे इंडिया में कहीं भी परमिशन दे देंगे, पूरा इंडिया हमारा है. आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हैं, हम परमिशन दे देंगे आपको. तो आप हरियाणा वाले परमिशन लेके किसको दे दो? सेंट्रल गवर्नमेंट को. कलेक्ट करने के लिए बीच में एजेंसी है, कौन सा? GST नेटवर्क, इसके पास आएगा और ये अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, आधा सेंटर को और आधा दिल्ली को. कैसे पता लगेगा दिल्ली का है? जो ये सेलर है रिटर्न भरेगा, कौन सी? एक स्टेटमेंट भेजेगा आउटवर्ड सप्लाई की. अब ध्यान है, स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर इनकम टैक्स में तो रिटर्न 2 होती हैं, 3 होती हैं. तो मैंने कहा रिटर्न तो एक ही होती है, वो तो स्टेटमेंट होती है, बोल देते हैं. ये GSTR1 भी रिटर्न नहीं है, मैं खुद ही रिटर्न बोले जा रहा हूँ, ये भी स्टेटमेंट है. रिटर्न GSTR3 भी है. रिटर्न वो होती है इसमें सारा हिसाब किताब हो, इसमें तो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई है, ये स्टेटमेंट है. और ये स्टेटमेंट उस रिटर्न से ज़्यादा बड़ी है.
तो इसलिए आम भाषा में बोल लो, रिटर्न बोल लो। है ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोलेंगे तो सीए को ज़्यादा पेमेंट क्लाइंट नहीं देगा, रिटर्न बोलेंगे तो दे देगा, क्योंकि रिटर्न नाम बड़ा है अपने आप में। तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किसकी है? आउटवर्ड सप्लाई की। फिर जो इनवर्ड सप्लाई है, पहले उसकी रिटर्न भी जाती थी GSTR 2, वो ख़त्म हो गई। वो तो जिसने मुझे सप्लाई दिया वो गवर्नमेंट को बता देगा, जरूरत क्या है मैं बताऊं मैंने किससे लिया है, जिसने मुझे दिया वो बता रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए वो सिस्टम ख़त्म कर दिया। और फिर GSTR 3 भी कहता दोनों बताओ कितना आउटपुट लिया, कितना ITC, आउटपुट कहाँ से मिलेगा? GSTR 1 से। जब मैं सर्विसेज दूंगा तो क्या लूँगा? आउटपुट टैक्स। GSTR 1 कह लो, लायबिलिटी स्टेटमेंट कह लो, आउटपुट टैक्स कह लो, एक ही बात है, तीनों इसमें मिलेंगे। चाहे आउटपुट सप्लाई कह लो, चाहे मेरी लायबिलिटी कह लो, टोटल टैक्स आपसे कलेक्ट किया, मेरी लायबिलिटी है, तो वो यहाँ से मिलेंगे। टैक्स क्रेडिट कितना बनता है मेरा, वो मुझे पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। GST पोर्टल बता देगी कितना है, वो फिगर और नेट कितना बचा वो फिगर, ये सब किस में आएंगे? GSTR 3B में। तो ये रिटर्न कहलाएगी। रिटर्न मीन्स इंक्लूड्स एवरीथिंग। एवरीथिंग GST में तीन ही चीज़ें हैं, एक आउटपुट, एक ITC, एक नेट। हमने पहले कहा था हर क्वेश्चन यही कहेगा, निकालो तीन चीज़ें, आउटपुट, ITC, नेट। GSTR 3B शोज़ पूरे महीने का आउटपुट, पूरे महीने का ITC, पूरे महीने का नेट। कब तक पेमेंट करना? अगले महीने की 20 तारीख तक। ठीक है, ये पार्ट लास्ट क्लास का ही है, मैं तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो जो टैक्स मिलेगा वो किसको मिलेगा? जहाँ से सामान चलेगा उस स्टेट को, या जहाँ पे पहुँचेगा, जहाँ पे पहुँचेगा। इट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड, जहाँ कंज्यूम होगा। और दूसरे वाला कहलाता है ओरिजिन बेस्ड। क्या कह रहे हैं साक्षी? हाँ, मतलब एक ही बात है, एक ही बात है। देखो, डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड, आप बताओ एक बात है कि नहीं है? जहाँ पहुँचा या जहाँ कंज्यूम हुआ। कंज्यूम कहाँ होगा? जहाँ पहुँचेगा। अगर मैं साक्षी को कोई सामान दे दूंगा तो कंज्यूम कौन करेगा? तुम ही करोगे। तो डेस्टिनेशन भी तुम ही हो, कंजम्पशन करने वाली तुम, तो एक ही बात होती है। डेस्टिनेशन बेस्ड एंड कंजम्पशन बेस्ड इज द सेम थिंग। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्लास की बातें थी। इसमें पहले कोई डाउट किसी को? अब देखिए, जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमारा आउटपुट टैक्स था। कौन सा आउटपुट टैक्स था? CGST कितना? 66, करेक्ट। SGST 66 और ITC था IGST का कितना? 120, करेक्ट। तो हमने इसमें से 66 यहाँ यूज़ कर दिया था और 54 यहाँ यूज़ कर दिया था, करेक्ट। 12,000 का पेमेंट, ये इलस्ट्रेशन जो हमने किया था। मैं अगर इसका उल्टा करना चाहूँ तो 66 यहाँ से और 54 यहाँ से, क्या कर सकते हैं? यस, आपकी मर्जी है। उससे फिर GST नेटवर्क कैसे हिसाब किताब करेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, GST नेटवर्क के पास 1,20,000 रुपये आया हुआ है। पहले केस में उन्होंने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को 66 दे दिया, क्योंकि जो SSC है, जो डीलर है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसने सेट ऑफ कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा पैसा कहाँ गया? GST नेटवर्क ने कहा हमारे पास है, ये पकड़ो अपना 66, बैलेंस बचा 54। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भी 12,000 तो हमारे पास आ गया, क्योंकि डीलर देगा ना 12,000, हमारा 54 कहाँ गया? उन्होंने कहा वो हमारे पास है, ये लो, हिसाब क्लियर, अब चेंज कर लो। 66 यहाँ से हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमें तो कुछ मिला ही नहीं, उन्होंने कहा 66 हम देंगे। और यहाँ पे 54 हुआ, 12,000 डीलर ने दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमें तो 12 ही मिला, उन्होंने कहा 54 हम देंगे। तो वो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये GST का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कि इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है। वो क्या है, सारी क्रैमिंग करनी पड़ती है। इसका लॉजिक कहीं नहीं दिया, ऐसा क्यों है, कहीं नहीं लिखा हो, ना मॉड्यूल में, ना कहीं, ना सिलेबस में। तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ लॉजिक के साथ, ताकि वो याद हो जाए, हाँ ये ऐसे होता है। मैं इसको कई बार बदलूंगा, अभी देखते चलिएगा। अगर मैं ऐसा कर दूँ 60-60 कर दूँ तो कर सकता हूँ। 60-60 कितना समय लगता है? मैं कर सकता हूँ। कितना समय लगता है? मैं नहीं कर सकता। कितना स्टूडेंट जिन्होंने हाथ किसी में नहीं खड़ा किया? मैं सेंटेंस बोलता हूँ, बेसिक लॉ आप कैच करना। ITC of IGST कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम CGST
और SGST इन एनी मैनर कर सकता हूँ। 60-60 कर लूँ, 59-61 कर लूँ, 58-60 कुछ भी कर लें। तो क्या GST नेटवर्क को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी? नहीं, प्रिंसिपल आपके सामने है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं 66-54 करूँ, 60-60 करूँ, कैसे ठीक रहेगा मेरे लिए? कितना समय लगता है 60-60 ठीक रहेगा? कितना समय लगता है 66-54 ठीक रहेगा? कितना समय लगता है 66 नीचे 54 ऊपर ठीक रहेगा? मतलब सारी फालतू की बातें। इस पॉकेट में मेरे 60 रुपीज़, इसमें 60 रुपीज़, किसी को मैंने 100 देने हैं, मैं कह रहा हूँ 60 इसमें से 40 इसमें से नहीं, 40 इसमें 60 इसमें नहीं, 50-50 कौन सा बेटर रहेगा, ये वाला, सब हाथ खड़े किए जा रहे हैं, फ़र्क क्या पड़ेगा? नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसी और सिचुएशन में पड़ सकता है, जो आगे आएगी वो मैं अभी बना देता हूँ, फिर फ़र्क पड़ सकता है। देखो ज़रा कैसे। आउटपुट टैक्स है CGST 1 लाख, SGST 1 लाख, IGST है मेरे पास 1.5 लाख, ठीक है, और SGST का ITC है, ITC इसका भी है और ITC SGST का भी है 50,000। अब देखो अगर मैं यहाँ से 1 लाख कर दूँ, नील हो गया, 50,000 यहाँ से कर दूँ और ये 50,000 यहाँ कर दूँ, स्टेट वाला स्टेट से तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहीं उल्टा कर दिया तो मैं फंस जाऊँगा। मैंने 1 लाख यहाँ से कर दिया, 50,000 यहाँ से, अब बचा जो 50,000 है वो स्टेट वाले से सेंटर का नहीं हो सकता, सेंटर वाले से स्टेट का नहीं हो सकता, IGST कहीं भी हो सकता है, ये बीच में है, इसको चाहे उधर ले जाओ इधर ले जाओ कुछ भी करो, लेकिन सेंटर का पैसा स्टेट से नहीं, स्टेट का सेंटर से नहीं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये 50,000 मेरा बचा रह जाएगा और ये 50,000 मुझे देना पड़ जाएगा, जबकि मुझे लेना 50,000 फिर भी देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन सेज 1 लाख का आउटपुट आपका CGST का है, 1 लाख का SGST का है, 1.5 लाख का ITC इसका है, 50,000 इसका है, मेक एडजस्टमेंट। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, 1 लाख तो पहले इससे एडजस्ट कर दिया, 50,000 इससे एडजस्ट कर दिया, बैलेंस ये 50,000 रह गया। समझो हमने गवर्नमेंट को 50,000 देना है, लेकिन 50,000 लेना भी है, ये 50,000 लेना है, लेकिन ये स्टेट से लेना है, ये सेंटर को लेन दे रहा है, आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, तो 50,000 रुपये हमारी पॉकेट से निकल जाएगा, बिना मतलब का 50,000 रुपये चला जाएगा। तो बेटर क्या था भाई, एक यहाँ से करते, 50 यहाँ से, बचा 50 यहाँ से, बात खत्म होगी। तो ऑप्शन तब आएगी जब कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। यानी आपको हर सिचुएशन में देखना पड़ेगा बेस्ट क्या है, गो फॉर द बेस्ट। इससे पहले वाले में दोनों ही बेस्ट थे, कुछ भी कर लो एक ही बात है। तो ये आप सिचुएशन को देखना पड़ेगा। अब रही बात जो मैं रूल बता रहा हूँ, मैं तो एक प्रैक्टिकल बताया है, पूरी इसकी थ्योरी पहले कंप्लीट डिटेल में आपको सारे रूल रीड करवाता हूँ, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करना, फिर अलग अलग सिचुएशंस बनाएंगे, फिर आप बताना कौन सा किससे एडजस्ट होगा। लेट्स नाउ रीड, इसके आगे देखिएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट एस्टेट सेक्शन 49, 49A, 49B, रूल 88A, इसमें दिया हुआ है कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ITC of IGST shall be adjusted against output IGST and after that against CGST or output SGST, UTGST as per the option of the SSC. First of all, ITC of IGST shall be exhausted. Only after that ITC of CGST, SGST, UTGST shall be used. Adjust ITC of SGST, CGST against output CGST and surplus if any against output IGST. It can never be adjusted against output SGST. Adjust ITC of SGST against output SGST. Surplus if any against output IGST. It can never be adjusted against output CGST. If there is output IGST, also ITC of CGST and SGST, UTGST, ITC of CGST shall be used first, only after that. तो ये इसकी थ्योरी है, इसको आप 2 बार रीड करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, जब प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो सारा समझ में आएगा। तो आप अच्छे से पहले रीड कर लो, फिर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस बना के डिस्कस करेंगे इसमें।
देखो अब इस थ्योरी को मैं प्रैक्टिकल से बताता हूँ आपको। मेरे पास आईटीसी है, आईजीएसटी का 10 लाख, सीजीएसटी का भी है 4 लाख, आउटपुट टैक्स। आईजीएसटी है लेट्स सी 6 लाख, इतना ही ले लो। चलो सीजीएसटी भी ले लेता हूँ, सीजीएसटी है 8 लाख, एसजीएसटी भी डाल देता हूँ 2 लाख। तो आईटीसी मेरे पास 10 लाख और 4 लाख है। सबसे पहले कौन सा मैं आईटीसी उठाऊं? ये उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी, जहाँ से होता है कर लो, जैसे आपको बेनिफिशियल है कर लो। जब तक ये है आप किसी को भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे 8 और 6 14 और 2 16, मैं इसको 16 कर देता हूँ। तो इस 16 को यूटिलाइज करना है, सीजीएसटी आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड करके जाएगा अगले साल। जब तक आईजीएसटी है इसको यूज़ करना, इसको ख़त्म कर देना, क्योंकि पैसा डीएसटी नेटवर्क के पास है, नेटवर्क अपने आप बांट देगा। ठीक है, तो इस केस में मुझे 16 लाख यूटिलाइज करना पड़ेगा। बट लेट्स सी कि मेरे पास 10 लाख ही है, तो उसे 10 लाख यूटिलाइज कर लो। 10 लाख है तो पहले इसको यूटिलाइज करो। तो मैं पहले 8 इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, 2 इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? नो। आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से ही यूज़ होगा। जब आईजीएसटी ख़त्म हो जाएगा फिर आपकी मर्जी है, सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे चाहो वैसे करो। आईजीएसटी के होते हुए आईजीएसटी का आईटीसी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जब तक सिमिलर टाइप है तब तक डिसिमिलर टाइप नहीं आएगी। जब सिमिलर ख़त्म हो जाएगा तब डिसिमिलर आएगा। तो मैं 10 में से 6 यहाँ यूज़ कर दूंगा, बाकी बचा 4। अब बताओ 4 कहाँ यूज़ करूँ? तो वैसे मुझे अलाउड तो कहीं भी है, लेकिन मैं अपना बेनिफिट देखूंगा। मेरा बेनिफिट क्या है भाई? सीजीएसटी की तो मुझे चिंता नहीं है, 4 लाख तो मेरे पास है ना। एसजीएसटी का आईटीसी नहीं है, सबसे पहले मैं आईजीएसटी को एसजीएसटी को नील कर दूंगा, क्योंकि इसका आईटीसी नहीं है मेरे पास। जो बचा 2 लाख है वो यहाँ यूज़ कर दूंगा, और ये 4 लाख यहाँ यूज़ कर दूंगा, और 2 लाख का गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा। जबकि इस केस में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर मैं वहाँ से भी यूज़ कर देता तो भी 2 लाख का पेमेंट करना था, तो ऑप्शन वाली कोई खास बात आई नहीं। अगर मैं इस फिगर को कर देता हूँ 6 लाख 6 लाख, तो 6 तो यहाँ यूज हुआ, बैलेंस बचा मेरे पास 4 लाख। ठीक है, तो अगर मैं 4 यहाँ यूज़ कर दूंगा तो यहाँ पर 4 यूज़ करने के बाद 2 मेरा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पहले 2 मैं यहाँ यूज़ करूँगा। 2 यहाँ यूज़ करने के बाद फिर इसको बचे हुए को यूज़ करूँगा, फिर इसको यूज़ करूँगा। मतलब पर्पज़ ये है कि मुझे कैश में पेमेंट ना देना पड़े। मेरी जो बेस्ट प्लानिंग हो सकती है मैं वो कर दूँगा। तो ऐसे सिचुएशन तो हज़ारों हो सकती है। आप बेस्ट प्लानिंग देख लेना, पॉकेट से ना देना पड़े। ठीक है, सिचुएशन को बदलता हूँ मैं। मेरे पास सीजीएसटी आईटीसी है और आउटपुट टैक्स है सीजीएसटी 10 लाख 10 लाख, और आईजीएसटी है 4 लाख। आउटपुट में 2 हैं, आईटीसी में 1 है। किससे एडजस्ट करूं मैं? क्या मैं इससे कर सकता हूं? नो। सिमिलर जब तक है, डिसिमिलर पॉसिबल नहीं है। सिमिलर को ख़त्म कर लो, बचा तो डिसिमिलर। लेकिन डिसिमिलर स्टेट का कभी सेंटर से नहीं हो सकता, सेंटर का कभी स्टेट से नहीं हो सकता। ये डिसिमिलर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। डिसिमिलर आईटीसी का, इंटीग्रेटेड का और ओरो का वो अलाउड है। तो मैं क्या करूँगा? 10 लाख ये यूज़ करूँगा, ये गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूँगा। अगर ये 12 हो तो 10 यहाँ और 2 यहाँ यूज़ कर दूँगा। अगर ये 14 हो तो 10 यहाँ 4 यहाँ यूज़ कर दूँगा। लेट्स सी, मेरे पास आईजीएसटी है 10 लाख का और आउटपुट है 8 लाख का, और मेरे पास एसजीएसटी भी है 10 लाख। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? ये 8 लाख, 2 लाख बच गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इस 10 लाख को यहां यूज कर लूं, इस 2 लाख को ना करूं। अलाउड और नॉट? यानी मेरे पास सरप्लस सीजीएसटी भी है और सरप्लस एसजीएसटी भी है और आउटपुट आईजीएसटी है। मैं चाह रहा हूं एससीएसटी से कर लूं,
मैं चाह रहा हूँ CGST से कर लूँ, क्या मेरे पास ऑप्शन है मैं किसी से भी कर लूँ? जब मैं पूछूंगा क्या ऑप्शन है किससे भी कर लूँ, यस, लेकिन मैं पूछूंगा पहले किससे करना होता है? किसी से भी या CGST से? CGST से। अगर दोनों है पहले आपको CGST यूज़ करना है। IGST का ITC है, आउटपुट CGST SGST आपकी मर्जी है, किससे भी कर लो, लेकिन यहाँ मर्जी नहीं है। फर्स्ट यूज CGST, व्हेन एग्जॉस्टेड यूज SGST। अब रूल को एक बार दोबारा फिर रीड कर लो। अब देखिए एक सिचुएशन लिखूंगा, आप मुझे बताना। आउटपुट एक्स, IGST है 4 लाख, CGST 3 लाख, SGST 3 लाख, ITC IGST है 5 लाख, CGST है 1 लाख, SGST है 4 लाख। तो सबसे पहले IGST से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है? IGST से IGST कर दो नील, बैलेंस बचा 1 लाख। अब 1 लाख बताओ CGST से करूं कि SGST से करूं? कितने स्टूडेंट को लगता है CGST से? कितने स्टूडेंट लगता है SGST से? कितने स्टूडेंट लगता है किसी से भी कर लो, एक ही बात है? क्या इस क्वेश्चन में एक ही बात है? मैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, क्या इस क्वेश्चन में किसी से भी कर लो एक ही बात है? नहीं, दोनों से करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से, अगर मैं इसको 1 लाख को यहाँ से एडजस्ट करूँ बचा हुआ, तो 1 लाख ये है, 1 लाख ये एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख का, और ये यहाँ से 3 लाख पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नील, और नेट पेमेंट मेरा 1 लाख रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके देखूँ, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 1 लाख, बैलेंस 2 लाख, 2 यहाँ से कर दूंगा, बैलेंस 2 बच गया, और इधर हमारा 1 एडजस्ट हो पाएगा, तो जो पेमेंट 1 लाख का बन रहा था पेमेंट 2 लाख का बन जाएगा। तो गवर्नमेंट से वो तुम देख लो, तुम्हें जैसे बेनिफिशियल लगता है वैसे कर लो। हमें बेनिफिशियल कैसे लगता है? हमारी पॉकेट से कम निकलना चाहिए। अच्छा भला 1 लाख निकलता, उल्टा कर दिया 2 लाख निकल गया, वो बात दूसरी है कि हमने गवर्नमेंट से लेना, वो एक ही बात है। वो कैरी फॉरवर्ड होगा, पता नहीं लेंगे कब नहीं लेंगे, इमीडिएटली क्यों पेमेंट करें? तो ये आपको हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। रूल क्या क्या है? नंबर 1, सबसे पहले IGST को करना किससे? IGST से। बच जाए तो आपकी मर्जी, सेंटर स्टेट व्हाट्सएवर इज बेनिफिशियल टू यू। हमने देख लिया बेनिफिशियल कौन सा है। कई बार कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कई बार फर्क पड़ेगा। CGST का ITC है, पहले CGST से, बच जाए तो IGST से, और SGST से कभी नहीं होगा। सेंटर कभी स्टेट से नहीं होगा, स्टेट कभी सेंटर से होगा। और अगर SGST है या UTGST है, वो पहले SGST या UTGST से होगा, बच जाए तो IGST से होगा। लेकिन SGST UTGST कभी भी सेंट्रल GST से नहीं होगा। और अगर हमारे पास सरप्लस है सेंट्रल या स्टेट, तो IGST से हो जाएगा, और दोनों सरप्लस है, पहले सेंटर बाद में स्टेट। बस इतने ही रूल हैं, वो रीड करके देख लो आप। हॉलवेज अब आप कोई नई सिचुएशन बनाओ जिसमें हम डिस्कस करें
कि किसका किससे एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। बीच में आप अपना डाउट भी बनाइए, जिसको जहाँ डाउट है पूछिए। कोई सिचुएशन के जी ये सिचुएशन इसमें क्या, ये इससे हो जाएगा, नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, वगैरह वगैरह। कोई सिचुएशन जो अपने माइंड से बनाना चाहे बना ले। कोई डाउट किसी के माइंड में आ रहा हो, मान लो ये सिचुएशन हो तो क्या करेंगे। प्रैक्टिकल तो मैं अभी करवाऊंगा, उससे पहले आप कुछ सोच रहे हो तो। अच्छा मुझे बताओ, मैंने ना 2 गुड्स खरीदी, गुड्स ए और गुड्स बी, दिल्ली में। जीएसटी यूज़ कर देता हूँ सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए। 2 लाख का जीएसटी दिया, इस पर 3 लाख का जीएसटी दिया, आईटीसी इनपुट एक्सपेक्ट। सिर्फ गुड्स बी बेची है, ए मेरे स्टॉक में है, और ये जब मैंने बेची है तो अच्छे खासे प्रॉफिट भी बेची है, और मेरा 5 लाख का आउटपुट जीएसटी आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं एडजस्ट करूंगा, क्योंकि गुड्स बी मैंने बेची है, खाली गुड्स बी का ही आईटीसी ले सकता हूं, या गुड्स ए जो स्टॉक में पड़ी है, जो बिकी नहीं, क्या उसका आईटीसी ले सकता हूं। फर्दर क्या मैं उसे यूज भी कर सकता हूं। मतलब ये है भाई, जिसका आईटीसी है उसी गुड्स की सेल में यूज होगा, या किसी का आईटीसी किसी गुड्स में यूज हो जाएगा। और नंबर 2, गुड्स के सेल होने पे आईटीसी मिलता है, या गुड्स के परचेज करते आईटीसी मिल जाता है। तो सेक्शन 16 इज वेरी क्लियर कि जब सामान आपके पास आ जाएगा, इनवॉइस आ जाएगी, आप टेस्टेड ले लो, बिके या ना बिके, और आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो उनसी मर्जी गुड्स हो, जो उनसी मर्जी आउटपुट एक्सलाबिलिटी आप यूज़ कर लो। वी आर नॉट इम्पोजिंग ए कंडीशन कि ए का ए से यूज़ करना है, बी का बी से, 1 to 1 रिलेशन नहीं है। सारे टोटल कर लो आईटीसी, टोटल कर लो आउटपुट, उसको उससे कर दो, उसको उससे कर दो, उसको उसके, सामान बिके या ना बिके। तो इसका मतलब मैं इस 5 लाख को बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि वो सामान नहीं बिका, तो कन्फ्यूजन क्या आती है, जब सामान बिका ही नहीं तो उसका आईटीसी कैसे यूज़ कर लोगे। देखने में लगता है, लेकिन नहीं, सामान फैक्ट्री में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन कह रहा है सामान फैक्ट्री में नहीं आया, फिर नहीं ले सकते आईटीसी। सामान फैक्ट्री में आया, इनवॉइस नहीं आई, फिर नहीं ले सकते। इसमें एक सिस्टम और भी होता है, जो सेक्शन 16 आगे आएगा, एडवांस हिंट में दे रहा हूँ, ताकि जब वहाँ थ्योरी रीड करें फटाफट समझ में आ जाएगी। मैंने सामान मंगवाया, लेट्स सी 40 लाख रुपए का, इनवॉइस 40 लाख की है, लेकिन उन्होंने कहा भी 4 ट्रक में आएगा, 1 ट्रक में सामान नहीं आएगा। तो 1 ट्रक मेरा आ गया है 1/4। क्या उस 1/4 का मैं आईटीसी ले सकता हूँ? तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब आपके पास सामान आएगा, पहले लॉट में इनवॉइस भेजना अलाउड नहीं है। इनवॉइस सेलर के पास रहेगी, सिर्फ डिलीवरी चालान आएगा। डिलीवरी चालान में इनवॉइस का रेफरेंस होगा, और डिलीवरी चालान के बेस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है, मान लो इनवॉइस आ जाए, तो अभी आया तो 1/4 है, सारे का टेस्टेड ले लो, सामान आया नहीं आया किसी को क्या पता। इनवॉइस आ गई, नज़र तो इनवॉइस आ रही है, सामान नज़र कहाँ रहा है। कोई मिसयूज़ करना चाहे कर लो। इसलिए उन्होंने कहा कोई भी सेलर जीएसटी में अगर सामान लॉट्स में आ रहा है, आखिरी लॉट के साथ इनवॉइस भेजेगा, पहले सारे लॉट्स में डिलीवरी चालान आएगा, क्योंकि इनवॉइस के पर्टिकुलर जीएसटीआर 1 में भरने हैं। जब इनवॉइस आई नहीं तो भरोगे कहाँ से। दिखाता ना लास्ट क्लास में, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस का नंबर, सारी कहानी भरनी है एक एक इनवॉइस की। तो इनवॉइस जब आएगी नहीं तो झूठा कहाँ से भरोगे। ये पार्ट भी सेक्शन 16 में भी आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पार्ट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, पूरा सॉल्व करके देख लो। लिखिए अब एक क्वेश्चन। ABC Limited is a dealer in Delhi, registered in GST.
Submitted particulars as given below. Purchase goods A, rupees 10 lakh plus IGST, 20%. And sold in some other state, rupees 18 lakh plus IGST 20%. Purchase goods B, rupees 12 lakh plus CGST 10% plus SGST 10% and sold at a profit of 50% plus CGST 10% plus SGST 10%. Compute ITC, आउटपुट टैक्स, नेट टैक्स. बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देख लो. हाँ, जिसका सॉल्व हो जाए आ जाइएगा.
हाँ देखिए, इज दैट राइट? गुड्स ए 10 लाख, IGST 20%, ITC मिला 2 लाख का, करेक्ट। फिर ऐसे ही आगे चले। अच्छा, इसमें साथ साथ सेल दिखा दिया। सेल में आउटपुट है 360, और फिर गुड्स बी ITC 120, ठीक है जी, और सेल पर 180। फिर आउटपुट CGST SGST 180, एडजस्टमेंट किया है। IGST में से 2 लाख का बचा हमारे पास 160, ये तो हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं ना? इसमें आगे आउटपुट इतना है, ITC इतना है, तो और इसमें इतना है, जितना बचा है बस वो पेमेंट कर देंगे। देख लीजिएगा। देखो, प्रेजेंटेशन हमेशा, मैं इनकम टैक्स में भी कह रहा था, जब बुक आपके हाथ में है तो बुक का सिस्टम फॉलो करो। अभी से अपना प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश मत करो, वो बहुत जल्दबाजी होगी। जब आप सारे क्वेश्चन बुक के कर लो, इलस्ट्रेशन कर लो, यू हैव ए मैच्योर्ड माइंड, देन मेक करेक्शंस एडजस्टमेंट्स इन द प्रेजेंटेशन एज यू विश। वो आप अपने लिए कर रहे हो, पूरी क्लास के लिए नहीं। जब आप यहाँ कुछ सॉल्व करते हो तो आप पूरी क्लास के लिए कर देते हो। पूरी क्लास को चेंज नहीं करवाना, आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हो। स्ट्रिक्टली बुक को फॉलो करना है। इसीलिए मैं हमेशा पहले इलस्ट्रेशन बुक से दिखाता हूँ कि भाई आप अच्छे से देख लो, बुक के प्रेजेंटेशन को नहीं छोड़ना। बाद में आप जो मर्जी कर लेना। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? भाई बात समझ में आ जाएगी। समझाने के बहुत तरीके हैं, 10 तरह से प्रेजेंट कर सकते हो चीज़ को, कैसे भी कर लेना। स्टार्टिंग में मत करो, स्टार्टिंग में बुक के पैटर्न को मत छोड़ो, ठीक है। डाउट जिसको पूछे। तो ये सेक्शन आपको याद करके रखना है 49, जिसमें बताया गया है कि ITC के यूटिलाइजेशन के रूल्स क्या होंगे। इन रूल्स के हिसाब से ITC को यूटिलाइज किया जाएगा। आइए अब जरा पेज नंबर 34 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 11। मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड डीलर in GST Act, Delhi, submitted information, purchased goods A from Haryana 6 lakh plus IGST, sold in Delhi, profit 20%. Purchased goods from Delhi 5 lakh GST ST, sold at 30% of cost price. Purchased goods C from Delhi 7 lakh, sold in interstate sale in UP, charge IGST. तो पहले सारी परचेज दिखाओ, पहले सबके परचेज दिखाओ, फिर सबके सेल दिखाओ। सभी के परचेज, क्योंकि पूरा साल हमारे पास गुड्स आती रहेंगी, हम ITC पहले लेते जाएंगे, फिर आउटपुट की बात आएगी। तो पहले ITC सबका दिखा दिया कितना बना ABC का। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स की, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो जो हमने आइटम सेल किया है उन सभी का आउटपुट कैलकुलेट करते चलते हैं। तो परचेज का पार्ट है और उसके नीचे सभी के फिर ये आउटपुट टैक्स है, और आउटपुट टैक्स हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। IGST का आ रहा है 196। कौन सी गुड्स का है? गुड्स सी का, जो बॉटम पे दिया हुआ है गुड्स सी, ये हमने दूसरी स्टेट में बेची है, इसका ITC आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है 196। और जो हमने हमारे पास चेक करना है ITC IGST का, जो दूसरी स्टेट से ख़रीदा है उसका IGST आएगा। अगर टेस्ट रेट है तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेट टैक्स CGST का, फिर नेट टैक्स SGST का। एक बार अच्छे से देख लो, फिर डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट जो डिस्कस वाला है। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट वाली बात इसमें है नहीं। किसी को डाउट है तो बताओ। इलस्ट्रेशन 11 में कोई डाउट वाला पार्ट है तो बताओ। इलस्ट्रेशन 11 में एक बार देख लो। इलस्ट्रेशन 12 थोड़ा सा डिफरेंट है, 11 तो बिल्कुल सेम ही था, अब 12 में देखो माइनर चेंज है 12 में भी। ABC में एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड GST एक्ट, कंपनी सबमिटेड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, परचेज रॉ मटेरियल A, सम अदर स्टेट, परचेज रॉ मटेरियल B, दिल्ली। अब इसमें नया आ गया प्रोसेसिंग चार्ज 4 लाख, और अदर नया अगला पार्ट है सर्विसेज ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियर है 3 लाख प्लस
CGST 7.5 plus SGST 7.5. Profit 5 lakh, entire product was sold and charged output CGST 10, SGST 10. Compute net tax payable. Raw material transaction value 10 lakh, IGST. Raw material B transaction value this much. सर्विसेज का भी टेस्टेड हमें मिल जाएगा। कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल भी आएंगे, सर्विसेज भी आएगा, प्रोसेसिंग भी आएगा और फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू में इसका प्रॉफिट भी आ जाएगा। प्रॉफिट ऐड करके उस पर आउटपुट आ जाएगा और आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा। देखो आप रीड करके। देखो अब इस क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट क्या है। एडिशनल पॉइंट ये है, कोई भी पर्सन 3 तरह से इनपुट टैक्स पे करता है। एक इनपुट्स पर और एक इनपुट सर्विसेज पर और एक कैपिटल गुड्स पर। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा खाली इनपुट्स का था। इस क्वेश्चन में पहली बार इनपुट सर्विस भी आया है, प्रोडक्शन इंजीनियर की सर्विस। तो हो सकता है डाउट हो जाए क्या इसका भी टेस्टेड मिलता है? यस, इसका भी मिलता है। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी आएगा, कैपिटल गुड्स, क्या उसका मिलता है? उसका भी मिलता है। तो 3 इनपुट टैक्स हमारे होते हैं और तीनों का टेस्टेड में मिलता है। हमने स्टूडेंट्स को कल करीब 2000 बुक्स के कोरियर भेजे हैं जीएसटी की बुक के। आपको तो बाई हैंड दे दिया, अब गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वालों को बाई हैंड कैसे देंगे? तो 2000 कोरियर पर कोरियर वाले ने हमसे पेमेंट लिया है। पर कोरियर ऐसे लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता कितना लिया है, 100 रुपये। 9 रुपये CGST और 9 रुपये SGST। सर्विसेज पर मोस्टली 18 है, कुछ पर कम ज़्यादा भी है। तो क्या मुझे इसका टेस्टेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो। अब ये क्या इनपुट है? नहीं। कैपिटल गुड्स है? नहीं। इनपुट सर्विसेज है। तो जैसे इनपुट्स का मिलता है वैसे इनपुट सर्विस का मिलता है। देखा जाए तो कोई नई बात नहीं और देखा जाए तो नई बात है, अभी ये भी ध्यान रखना इनपुट सर्विसेज का ही मिलता है। इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर रहे हो, हम स्टूडेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैसेज देना है, ये देना है, वो देना है, बिल आता है, GST लगा हुआ है, क्या मुझे टेस्टेड मिलेगा? बताइए, मिलेगा। इनपुट सर्विसेज। बिल्डिंग रेंट पे लिया है, उन्होंने रेंट के साथ GST चार्ज कर लिया, क्या टेस्टेड मिलेगा? मिलेगा। तो जितने भी हम इनपुट्स खरीदेंगे, मान लीजिए मेटल खरीदा है उसका ही मिलेगा। और अगर हमने AC खरीदा क्लास के लिए, चेयर खरीदी, प्रोजेक्टर खरीदा, कैपिटल गुड्स का, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, टैक्स क्रेडिट के लिए 3 आइटम है। 1 इज इनपुट्स, अदर इनपुट सर्विसेज, 3 कैपिटल। चौथा कुछ होता नहीं है। एक चार्ट अकाउंटेंट ने नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है, लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, AC खरीदा, फर्नीचर खरीदा, क्या टेस्टेड मिलेगा? मिलेगा। फिर स्टेशनरी खरीदी, पेपर खरीदा प्रिंटिंग के लिए, अदर मटेरियल खरीदा, इनपुट्स का मिलेगा? मिलेगा। फिर कितने टाइप के सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, और बहुत सर्विसेज लेनी पड़ेगी, ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा, इनपुट सर्विसेज का टेस्टेड मिलेगा? मिलेगा। आउटपुट आएगी, एक आएगी। आउटपुट चाहे प्रोडक्ट बेच लो चाहे सर्विस दे दो, आउटपुट एक होगा। और इनपुट सर्विस 3 टाइप के होंगे और सब पे टेस्टेड मिलेंगे। फिर आउटपुट जोन सा भी हो, जैसे एडजस्टमेंट होता कर लो। अब जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप कहोगे सर इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं आई, IGST का IGST से होगा, CGST का CGST होगा, SGST का, इसमें प्रॉब्लम है का? रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अभी मैं कर दूंगा अगले क्वेश्चन में। उसमें लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड ITC है, किसी एक का बढ़ा दो, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जबकि आएगा तो सभी का आएगा। उसमें क्वेश्चन में दे देंगे ही हैज़ ब्रॉड फॉरवर्ड ITC ऑफ IGST 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। क्वेश्चन सारा उल्टा सीधा हो जाएगा। वरना क्यों बताओ, क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही? भाई जो बंदा जो खरीदेगा वही तो बेचेगा, और जब खरीदेगा तो कम में खरीदेगा, बेचेगा तो ज़्यादा में खरीदेगा, बेचेगा तो आउटपुट हमेशा ज़्यादा होगा, इनपुट हमेशा कम होगा, एडजस्ट हो जाएगा, सभी में पेबल आ जाएगा। और उल्टा सीधा कर दो, इसका ब्रॉड फॉरवर्ड इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, वो क्वेश्चन घूम जाएगा, वो कुछ का कुछ बन जाएगा। वो मतलब प्रॉब्लम है नहीं, क्रिएट की जाती है।
अभी पीछे क्वेश्चन हैं उनमें क्रिएट की हुई है, स्टार्टिंग में नहीं है, बाद में क्रिएट की हुई है प्रॉब्लम। तो आप समझ जाना कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है। इसमें हमने एक ऐड किया है प्रोडक्शन इंजीनियर। अभी अगला क्वेश्चन आएगा उसमें कैपिटल गुड्स आएगा, तो इसके बाद दोबारा देख लो, कोई डाउट नहीं। इसको एक बार दोबारा देख लो, फिर डाउट पूछते हैं। देखिए अब पेज नंबर 39 पे देखिए, इलस्ट्रेशन 15। पर इलस्ट्रेशन नंबर 15। ABC Limited manufacturing concern, company's limited particulars as given below. Purchase raw material R1 2 lakh plus CGST 10 SGST 10. Purchase raw material R2 3 lakh plus IGST 20. Company purchased plant and machinery 10 lakh, पेड CGST 10 SGST 10। अब देखो इसमें ये आ गया कैपिटल गुड्स। लाइफ ऑफ प्लांट मशीनरी 5 years, डेप्रिसिएशन अलाउड 20% SLM। कंपनी टेकन सर्टेन सर्विस इन कैश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड एज पेड 3 lakh प्लस CGST 10 प्लस SGST 10। अदर प्रोसेसिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंपनीज रुपीज 5 lakh। प्रॉफिट 8 lakh। फाइनल प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी, आउटपुट CGST 10 SGST 10। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर GST एक्ट। देखो सेम पार्ट, जो रॉ मटेरियल खरीदा उसका इनवाइस आ गई, रॉ मटेरियल R2 की इनवाइस आ गई, कैपिटल गुड्स की इनवाइस आ गई, सर्विसेज जो लिया उसकी इनवाइस आ गई। पहले चारों इनवाइस हमने बना ली है। चारों में टैक्स रेट ले लेना, टैक्स रेट लेने के बाद कॉस्ट लेना। तो R1 की कॉस्ट टैक्स रेट के बाद 2 लाख, R2 की कॉस्ट 3 lakh। डेप्रीशिएशन गुड्स के केस में आपको पता है अगर 5 साल लाइफ है तो क्या सारा अमाउंट ये 1 साल में ले लेंगे हम कॉस्ट में? नहीं, 5 year में बाइफर्केट करके लेंगे। तो 20% हमने कॉस्ट में लिया, सारा नहीं। और टेस्ट रेट हमें पूरा मिल जाएगा, टेस्ट रेट कंप्लीट ले लिया स्टार्टिंग में, जबकि कॉस्ट में 5 year में जाएगा। सर्विसेज पूरा ले लेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू आ गई। और अब इसमें आउटपुट टैक्स हमने चार्ज कर लिया। उसके बाद जो एडजस्टमेंट करना है, जो रूल थे उस रूल के हिसाब से एडजस्टमेंट कर दिया। बस अब आप देख लीजिएगा, डाउट है तो पूछिएगा। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट मैंने निकालनी है तो रॉ मटेरियल तो जितना भी था सारी वैल्यू ले लूँगा मैं, इनपुट सर्विसेज सारा ले लूँगा। व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स? क्या सारी वैल्यू ऐड कर दूँ? नहीं, उसकी लाइफ चेक करनी पड़ेगी। यानी जो डेप्रीशिएशन पोर्शन है खाली वो आएगा। तो इसलिए 5 साल लाइफ दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी नहीं हुई और SLM पे दिया हुआ है, सीधा 1/5 इसमें ऐड कर देना। तो क्या टैक्स रेट भी 1/5 लूँ मैं? भाई जब कॉस्ट में 1/5 ऐड किया है गवर्नमेंट कैन से, फिर टैक्स रेट पूरा कैसे ले लिया? 1/5 अभी लो, 1/5 अगले साल लेना, 1/5 अगले साल लेना। नो, क्योंकि ITC के रूल सेक्शन 16 क्या कह रहा है? जब सामान आपके पास आ जाए, इनवॉइस आपके पास आ जाए, वो यूज़ हो या ना हो, सेल हो या ना हो, वो कब यूज़ होगा कब यूज़ नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट इट, टेक द ITC एंड यू कैन यूटिलाइज इट ऑल्सो। इसलिए कैपिटल गुड्स का भी पूरा ITC लेंगे हम, इसको अभी यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसकी लाइफ 5 year है, नो प्रॉब्लम। तो चेंज वाली बात बस इतनी है, बाकी सेम क्वेश्चन है। एक बार और देखो, फिर डाउट्स पूछेगा।
हल भी, अब जिसको पहले डाउट पूछनी है यहाँ तक डाउट पूछिए, इतने पार्ट तक जिसको डाउट पूछना पूछिए। सर हमने अभी आपने बताया था कि जो चीज़ हम आगे सेल करते हैं हमारे को उसी पर ही आईटीसी मिलता है, पर जैसे हम ये सर्विसेज आगे सेल नहीं कर रहे और ना ही हम ये फिक्स्ड एसेट्स आगे सेल कर रहे हैं, तो क्या इन पे आईटीसी मिलना चाहिए? दोबारा सुन लीजिएगा इनको क्वेश्चन। ये कह रहे हैं जो प्रोडक्ट बनाने में सर्विसेज हमने ली है, जब हम इनको आगे बेचेंगे तब टेस्टेड मिलेगा। हम तो इनको बेच ही नहीं रहे। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? जो प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट में सर्विस है और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सर्विस नहीं बेच रहे। सर्विस हमने कोई घर के लिए थोड़ा ली है। उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या सर्विसेज की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हमने की है कि नहीं की है? तो ये तो कॉस्टिंग का बेसिक फैक्टर है। कॉस्ट शीट पहली क्लास कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में पहली क्लास होती है कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट बताती है आपको डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी, ये कौन सा, वो कौन सा। एवरीथिंग इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड। कल को आप कहते हो कि जी फैक्ट्री के खर्चे क्यों ले लिए, फैक्ट्री थोड़ा बेच रहे हैं हम तो। ऐसे तो प्लांट मशीनरी भी नहीं बेच रहे हम, ऐसे तो रॉ मटेरियल भी नहीं बेच रहे हम तो फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बिक तो रहा है सब कुछ, सब कुछ उसमें जा करके बिक रहा है। तो कॉस्टिंग का फर्स्ट रूल है कि जो प्रोडक्ट बिकता है तो समझो रॉ मटेरियल बिकता है, सर्विसेज बिकती है, फाइनल प्रोडक्ट बिकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव बिकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव बिकते हैं, सब कुछ बिकता है इस दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए तो मिलेगा तो सही, सब कुछ तो बिक रहा है। अब आप बताइए, हमने आईटीसी लिया कोरियर सर्विसेज का, तो क्या हमने कोरियर सर्विसेज बेची हैं? नहीं। अब ये बुक्स है, इसका बिल आया हमारा बुक्स का, इसका हमने आईटीसी लिया है, तो वो हम अपनी सर्विसेज देने में इसको यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। जो फाइनल होता है आउटपुट सर्विस या आउटपुट प्रोडक्ट, उसमें सारे इनपुट्स जुड़े होते हैं। अब इनपुट हम कहते हैं यूज्ड इन और इन रिलेशन टू द फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल सर्विसेज। यूज्ड इन और इन रिलेशन टू, जो कंज्यूमेबल होते हैं वो प्रोसेस में कंज्यूम हो जाते हैं, नजर देते हैं। वेल्डिंग की है, अगर हमने एक प्रोडक्ट को वेल्डिंग की है, उस प्रोडक्ट को बेचा, उसमें वेल्डिंग कहाँ है? हम ये थोड़ा कहेंगे कि जी वेल्डिंग बेची है, वेल्डिंग थोड़ा बेची है। उसको बनाने में वेल्डिंग भी एक प्रोसेस थी, और वेल्डिंग करने वाले ने जो पेमेंट लिया, उसने जो टैक्स लिया, उसका भी टेस्टेड लेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ बिक गई और वो सर्विस क्या है, यूज्ड इन रिलेशन टू, कंज्यूमेबल, कंज्यूम हो गए। विजिबल नहीं है, कुछ विजिबल होता है, कुछ विजिबल नहीं होता। सर्विस विजिबल नहीं होती और इनपुट विजिबल होता है। कैपिटल गुड्स विजिबल नहीं होती। प्रोडक्ट बनाने के बाद कहाँ विजिबल है? उसमें सिर्फ इनपुट विजिबल है। अब जिस चेयर पे आप बैठे हो, अब इसकी वेल्डिंग तो हुई होगी ना नीचे फ्रेम की, कहाँ विजिबल है? किसी मशीन में बना होगा, ये फ्रेम मोल्ड किया होगा, मशीन कहाँ विजिबल है? सिर्फ इनपुट। जीएसटी क्या है? आपको सब कुछ सिखाएगा। इनकम टैक्स सब कुछ नहीं सिखाता, सारी मार्केट सिखाएगा, सारी दुनियादारी सिखाएगा, एक एक चीज़ सिखाएगा। इतना ब्रॉडर व्यू बना देगा आपका जीएसटी। और देखो डाउट्स। अब देखिए, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, रॉ मटेरियल, मैं दिल्ली में हूँ। एक पॉसिबिलिटी है मैं दिल्ली से खरीद लूँ, एक है दिल्ली के बाहर से खरीद लूँ, हरियाणा से, किसी भी स्टेट से। दिल्ली से खरीद लूँ तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, हरियाणा से खरीद लूँ तो आईजीएसटी, और दोनों का मुझे ट्रीटमेंट पता है। इसका टेस्टेड भी मिलेगा, इसका मिलेगा, कहाँ से सेट होंगे पता है। लेकिन मेरा रॉ मटेरियल आया चाइना से। तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो सेम स्टेट, या डिफरेंट स्टेट, या डिफरेंट कंट्री, और चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको इन तीन का पता है तो आपको सब कुछ पता है। फिर बेचने की बात कर लो, या तो मैं सेम स्टेट में बेचूंगा सीजीएसटी एसजीएसटी, या दूसरी स्टेट में बेचूंगा आईजीएसटी, या दूसरे कंट्री में बेचूंगा। तो मैक्सिमम तीन सिचुएशन है खरीदने की और तीन है बेचने की। अगर आपको तीनों पता है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन ना तो इंपोर्ट हमारे सिलेबस में है, ना एक्सपोर्ट हमारे सिलेबस में है। कहीं कहीं एक एक सेंटेंस आता है, लेकिन मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की। सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट है, कहीं कहीं आता है, लेकिन वो जो थोड़ा सा पार्ट है ना, वो समझ में नहीं आएगा जब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी।
तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने दूसरी स्टेट से खरीदा तो क्या लगा IGST, और दूसरे कंट्री से खरीदा तो क्या लगा। देखिए जरा, दूसरे कंट्री की बात GST एक्ट में है ही नहीं, वो दी हुई है कस्टम्स एक्ट 1962। वो सारी कहानी इसमें है, सेक्शन 14 और सेक्शन 15। लेकिन GST में एक एक लाइन, एक एक वर्ड आते रहेंगे, ये हमारा दिमाग बीच में ख़राब करते रहेंगे, तो इसको समझ ही लेते हैं। ठीक है, देखो चाइना से सामान आया, तो सामान तो जनरली किस में आता है, शिप में। एयरक्राफ्ट में क्यों नहीं आता, बहुत महंगा होता है, और एयरक्राफ्ट में जगह कहाँ होती है भाई। सामान ले जाना बताओ, DTC की बस में जाएगा कि ट्रक में जाएगा, ट्रक में जाएगा। पूरा ट्रक लोड DTC की बस में भर दो, लोग कहाँ बैठेंगे। यही एयरक्राफ्ट की और शिप की बात है। शिप बनाए उसके लिए, सामान के लिए, पूरा कंटेनर उठा के रख दो, और एयरक्राफ्ट में कहाँ रख देंगे। ठीक है, अब ये शिप चाइना से अमेरिका से चला तो कहाँ पे आएगा, सी पोर्ट पे। लेट्स सी मुंबई सी पोर्ट पे आ गया, मेरा सामान है, तो मैं क्या करूँगा, मुंबई सी पोर्ट पे जाऊँगा, शिप आएगा, सामान लेके चलाऊँगा। यस और नो, नो, क्योंकि बीच में है कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट से सामान सारा हमें दो, किसने मंगवाया, कौन है वो, बुलाओ उसको, कस्टम ड्यूटी निकालो। ऐसे सामान नहीं मिलेगा, पहले आपको टैक्स देने पड़ेंगे सारे, टैक्स का पेमेंट करो फिर सामान लेके जाओ। तो ये सामान सारा सी पोर्ट पे, या हल्का सामान होता है, इम्पोर्टेंट होता है, मेडिसिन है, बाई एयर भी आती है। कम स्पेस है, इम्पोर्टेंट आइटम है, बाई एयर भी आएगी। कोरियर के लेटर हैं, बाई एयरक्राफ्ट आएंगे। तो जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या सी पोर्ट है, वो सारा कस्टम डिपार्टमेंट की कस्टडी में होता है। पूरा कंट्रोल दिल्ली मेट्रो स्टेशन, कंट्रोल दिल्ली मेट्रो के हाथ में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी पोर्ट, सारा कंट्रोल कस्टम डिपार्टमेंट के हाथ में है, इसलिए इसको बोलते हैं कस्टम स्टेशन। एयरपोर्ट, सी पोर्ट तो हम बोलते हैं ना, वो नहीं बोलते, वो बोलते हैं कस्टम स्टेशन। इट इज़ ए कस्टम स्टेशन। जो भी सामान बाहर से आएगा पहले कस्टम स्टेशन पे आएगा, और कस्टम स्टेशन पे किसको हैंडओवर करेंगे, कस्टम डिपार्टमेंट को। सारा शिप खाली करके चला जाएगा। अब कस्टम डिपार्टमेंट कहेगा भाई जिसका भी है आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, जबकि मेरा सामान था ही नहीं, और लोगों ने मंगवाए थे। मैंने कहा जी मैंने ही मंगवाया था। उन्होंने कहा कौन से वाला, मैंने कहा एक ये रहा और एक ये रहा। उठा के दोनों का टैक्स लेके चलाया, और जो ओरिजिनल था वो आया बंदा, उन्होंने कहा जी पता नहीं कोई और उठा के ले गया। तो क्या करेंगे भाई। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत है, तो उन्होंने एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, बिल ऑफ एंट्री, और इसका रेफरेंस 2-3 जगह कस्टम एक्ट में मिलता है। तो वहाँ बीच में रोक के समझाना पड़ता है बिल ऑफ एंट्री क्या होता है। तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको सिस्टमेटिकली बिल ऑफ एंट्री, फिर बीच में जहाँ जाएगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बोल दूँगा बिल ऑफ एंट्री की हमने बात की हुई है क्या होता है। तो कस्टम डिपार्टमेंट कहता है भाई जिसका भी सामान है ना, बिल ऑफ एंट्री लाओ। बिल ऑफ एंट्री का मतलब है एक डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में मान लो मेरा सामान है तो मैं लिखूंगा मेरे पर्टिकुलर क्या है, पूरा एड्रेस, और ये सामान कहाँ से आया है, पर्टिकुलर क्या है, सेलर के, क्योंकि मुझे पता है मेरा सामान है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे सेलर के पर्टिकुलर ही नहीं पता, मैं वहीं फंस जाऊँगा। नंबर 2, इसकी इन्वाइस उसने कोरियर से मेरे पास भेज दिया है, इन्वाइस की कॉपी साथ लगाऊंगा कि जी इन्वाइस मेरे पास है। फिर शिप को जब हम सामान देते हैं तो शिप हमें एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, क्या बोलते हैं उसको, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था आपके सिलेबस में, उसमें होगा, स्टडी क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स। हर एक ट्रांसपोर्टर कोई ना कोई कागज आपको देगा। कॉमन नेम क्या है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। रेलवे में क्या बोलते हैं, रेलवे रिसिप्ट। ट्रक में क्या बोलते हैं, लॉरी रिसिप्ट। और एयरक्राफ्ट में क्या बोलते हैं, एयरवे बिल या एयर कंसाइनमेंट नोट। और शिप में क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ LADING लैडिंग। ये डॉक्यूमेंट मतलब रसीद दी है कि सामान तुमने हमें दिया था, और ये रसीद सेलर को बोला है बायर को भेज देना, और बायर आएगा, रसीद दिखाएगा, सामान ले जाएगा। तो बिल ऑफ लैडिंग इसके साथ में लगा दिया, बिल ऑफ एंट्री के साथ में। किस कंट्री में सामान बना है, हर कंट्री को एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करना होता है। सर्टिफिकेट ओरिजिन आया हुआ वो लगेगा, मैरीन इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो लगा। ऐसे 50 डॉक्यूमेंट हो गए। 50 डॉक्यूमेंट 50 कॉलम भर के दे दो, तो फिर कस्टम डिपार्टमेंट कंफर्म हो जाएगा ये सामान तो भाई इसी का। कितने पैकेट है, कितना वेट है, सारी कहानी।
तो कस्टम डिपार्टमेंट कहेगा आइडेंटिफाई हो गया है ये सामान आपका, इसमें कोई डाउट नहीं, अब निकालो टैक्स। कौन सा टैक्स? वो कहेंगे पहले इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बताओ। ट्रांजैक्शन वैल्यू हम सेल वैल्यू को ही बोलते हैं, जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन होती है। तो सेल किस वैल्यू पे होती है? जो इन जनरल पॉपुलर वैल्यू होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रेडिशन है, जीएसटी में भी इसका नाम ट्रांजैक्शन वैल्यू है, कस्टम में भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, आम भाषा में सेल वैल्यू है। तो कहेंगे जी इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बताओ कितनी है? जी 10 लाख रुपया। तो पहले टैक्स निकालो बेसिक कस्टम ड्यूटी, पॉपुलरली कोड बीसीडी, फुल फॉर्म लिख देता हूँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसका रेफरेंस भी एक जगह आएगा, बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगा। सेक्शन 15 में इसका रेफरेंस आएगा कि फॉर एग्जांपल बीसीडी, एक जगह ऐसे एग्जांपल में बीसीडी लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि पहले आप बीसीडी निकालो। मैंने कहा क्या रेट है? 10%। अब मैंने कहा ज़रा समझाओ ये क्या है भाई। उन्होंने कहा ये है कि आपको ये सामान चाइना से, जो हमारा दुश्मन है, नहीं मंगवाना चाहिए था, क्योंकि आप दुश्मन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसी पैसे से वो वेपन बनाएगा और हमारे अगेंस्ट यूज़ करेगा। इंडिया के किसी भी कंट्री के किसी भी पर्सन को अपने कंट्री के अलावा कभी किसी कंट्री का कोई भी सामान किसी भी हालत में नहीं खरीदना चाहिए। सीधा सीधा है, दुश्मन को मजबूत और अपनी कंट्री को कमज़ोर। तो कह रहे हैं कि देखो आपने क्या काम किया, वहाँ से सामान क्यों लेके आए? सारा हमारा बिजनेस ख़राब कर दिया तुम लोगों ने, कंट्री को ख़राब कर दिया। इस बात का टैक्स लगेगा। किसी प्रोडक्ट पे 10 है, किसी पे 15, किसी पे 20 है, किसी पे 30 है, किसी पे 40 है। और वाइन विस्की वगैरह लेके आओगे तो 200% भी है, 400% भी है। इम्पोर्टेड विस्की, वो कहेंगे अच्छा इंडियन विस्की से मन नहीं भरा तुम्हारा, दो फिर टैक्स, 400% निकालो। जी मैं सिगार लेके आया हूँ, ठीक है, लाओ फिर टैक्स निकालो, वगैरह वगैरह। तो मैंने 1 लाख का टैक्स दिया और मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जाना नहीं है, इधर रुक जाओ, अभी बैठो, इधर बैठ गए। मैंने कहा अब क्या हुआ? अब कहने लगा, उन्होंने कहा ये बताओ अब आईजीएसटी कौन देगा इसका? क्योंकि अगर ये सामान आपने इंडिया में खरीदा होता और इंडिया वाले ने बेचा होता तो वो आपसे सीजीएसटी भी लेता और एसजीएसटी भी लेता। अब हम कह रहे हैं इंडिया में खरीदा होता, इंडिया में कहाँ खरीदा होता, किस स्टेट को लगाएं? इसलिए दोनों को मिला के लगा लो कि लेट्स एज्यूम you have purchased it in India. In that case, you are required to pay this tax, which you have otherwise paid out of India. So many other tax to that country. We are not bothered about that. हमारा टैक्स निकालो। IGST अब लगेगा कितने अमाउंट पे? 11 लाख। तो ये सेक्शन 15 में आता है कि जीएसटी ने डबल टैक्सेशन को ख़त्म कर दिया और ये लग रहा है 11 लाख पे। तो वहाँ क्लैरिफाई किया हुआ है, डबल टैक्स का मतलब है जीएसटी पर जीएसटी नहीं लगेगा, किसी और टैक्स पर जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल बीसीडी, वहाँ एग्जांपल डाला हुआ है। जीएसटी पर जीएसटी द्वारा नहीं लगेगा, किसी और टैक्स पर जीएसटी लग जाएगा। तो इसके ऊपर लगेगा 11 लाख पे। मान लो 20% का रेट है तो 20% लग जाएगा। तो अगर मैं इम्पोर्टेड का केस बना दूं तो ये कैलकुलेशन आएगी, बीसीडी का कोई टेस्टेड नहीं मिलेगा। जो आपने टैक्स एक बार पे कर दिया, दोबारा फिर चार्ज करोगे तब टेस्टेड मिलता है। बीसीडी एक ही बार लगता है तो टेस्टेड का मतलब ही नहीं है। आईजीएसटी का मिलेगा क्योंकि इस प्रोडक्ट को अगर हम दोबारा बेचेंगे तो फिर दोबारा चार्ज करेंगे, डबल हो जाएगा, इसका टेस्टेड मिल जाएगा। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का वही सिस्टम रहेगा जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये पूरी डिटेल लिखी नहीं हुई है कहीं भी, ये बस मैं बता रहा हूँ और आपको समझनी है। और जब रेफरेंस बीच में आएगा बिल ऑफ एंट्री का आप समझ जाना, जब रेफरेंस आएगा बीसीडी का आप समझ जाना। 2 चीज़ों के रेफरेंस ही आएंगे और ज़्यादा कुछ मानी नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें आप डाउट ढूंढिए। अगर हम सामान इंपोर्ट करेंगे, एक तो क्या देना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर लेना। ऐड करके टोटल पर लगाना है क्या, आईजीएसटी। आईजीएसटी का टेस्टेड मिल जाएगा। अब आधा तो मिलेगा आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा मिलेगा स्टेट को। कौन सी स्टेट को? एक स्टूडेंट बताओ, एक स्टूडेंट बताओ, रेज हैंड बताओ। हाँ जी, जहाँ पे कंजम्पशन हो रही है भाई, जैसे मान लो सामान आया दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो क्या दिल्ली को मिलेगा?
यानी जब फाइनली ये पहुंचेगा दिल्ली से होते हुए, मान लो हरियाणा में फैक्ट्री है, तो अल्टीमेटली हरियाणा में कंज्यूम हुआ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो हरियाणा को मिलेगा आधा। हिसाब किताब कौन करेगा? जीएसटी नेटवर्क। तो ये सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और ये भी जीएसटी और 1 के अंदर रिपोर्ट होगा सारा कंप्लीट पार्ट। तो ये मैंने जनरल वे आपको बताया इंपोर्ट का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अलग है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सिलेबस में है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है। मान लो एक आर्किटेक्ट है, उससे मैंने नक्शा बनवाया घर का, उसने मुझे मेल पे नक्शा भेज दिया, तो कस्टम डिपार्टमेंट को क्या पता वो कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आया है? ना नदियों को सरहद रोकती है, ना पंछियों को रोकती है, ना इंटरनेट को रोकती है। इंटरनेट भी तो उसी कैटेगरी में चला गया। तो यहाँ तो कस्टम डिपार्टमेंट है ही नहीं ना, तो बताइए बीसीडी लगेगा कि नहीं? भाई यहाँ भी तो वही बात है, आपने इंडिया वाले आर्किटेक्ट से नहीं बनवाया, अमेरिका वाले से बनवा लिया, अपने वालों को तुम वर्थलेस डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन लगाएं कैसे? देखिए पहले इस पे 5% का टैक्स लगता था। पहले आप इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विस लेंगे तो आप 5% का टैक्स भरोगे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। सर्विसेज पर सिंपल आईजीएसटी लगेगा, सर्विसेज के ऊपर बीसीडी नहीं लगेगा, बीसीडी सिर्फ गुड्स पे लगेगा, सर्विसेज पर ओनली आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी तो लगेगा, और ये हमारे सिलेबस में भी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कौन से एक्ट में है? कस्टम्स एक्ट 1962। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किस में है? जीएसटी में है। तो ये ध्यान रखना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की हर बात करेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कोई बात नहीं करेंगे। फिर भी कोई बेसिक बात आप पूछना चाहें, पूछिए। ठीक है, इज दैट राइट? किसी को डाउट यहाँ तक? तो ब्रेक करते हैं, फिर ब्रेक करके आगे। हाँ भी, अब देखिए जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया उसके क्वेश्चंस हैं। कहाँ तक? पेज नंबर है 59, पेज नंबर 59 तक उसके क्वेश्चंस हैं, जो कि सब रहेंगे होमवर्क में। तो एक बार आप चेक कर लो, पेज नंबर 59 तक चेक कर लो एक बार। देखो जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है उसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेज 59 तक है, और इसमें एग्जाम के भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, और आगे का पूरा जीएसटी इस पर बेस्ड है। जिसको इतनी बात समझ में आ गई उसको आगे पूरा जीएसटी समझ में आ गया। और आगे देखना, जब भी कोई मैटर आएगा ना तो मैं इन्हीं को बेस बना के एक्सप्लेन करूँगा आपको। और जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा ना वो वही बात पूछेगा जो इसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। आप चेक कर लेना, जिस पे स्टूडेंट क्वेश्चन आएगा इसी पे आएगा जो डिस्कस कर चुके होंगे हम। तो इसका मतलब एक एक क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन छुपा लेना, फिर सॉल्व करना। ये अगर माइंड में घुस गया तो फिर घुस गया जीएसटी। ठीक है, तो डाउट यहाँ तक पहले बोलिए किसी को। 59 पेज तक एग्जाम के क्वेश्चन भी बीच में है, सब करना। अब इसके आगे देखिए, पेज नंबर 60 पेज 60 कह रहा है जो आईटीसी आपने पेज 59 तक लिए थे। देखो बात इसी की होगी,
उसमें हमारी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, क्या आपके पास इनवॉइस है, आपने टेस्टेड ले लिया, क्या सामान आया है। तो कंडीशंस डिटेल्ड थ्योरेटिकल कंडीशंस हैं जो आपको एक एक याद करनी है। अब वो क्वेश्चन जो अभी किए मॉडिफाई कैसे होंगे। परचेज गुड्स ए, दिस पर्टिकुलर आगे लिखा होगा द इनवॉइस इज लॉस्ट, टैक्स क्रेडिट गया। परचेज गुड्स बी, द गुड्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड सो फार, इन आईटीसी गया। और किसी ने आईटीसी दे दिया, गलत हो गया। बात तो वही है, उसी की कंटिन्यूटी है, सारा पार्ट कंटिन्यूटी में आएगा। तो ये एडिशनल कंडीशंस है। पर्सन परचेज गुड्स ए बट ही इज अनरजिस्टर्ड, आईटीसी गया। पर्सन परचेज गुड्स मैन्युफैक्चरर बट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, आईटीसी गया। लेट्स सी। एक्सप्लेन एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। बहुत सारी कंडीशंस हैं। सेक्शन 16(1)(a, इनपुट टेस्टेड अलाउड इफ सप्लाई रजिस्टर्ड। पहली कंडीशन, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, सप्लाई गुड सर्विसेज यूज इंटेंड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सब बिजनेस में यूज होना चाहिए, यानी पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस में यूज होनी चाहिए, पर्सनल नहीं। अब आप बताइए, मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने कोरियर से लेटर भेजा और कोरियर वाले ने बिल में जीएसटी लगा रखा है, आईटीसी अलाउड और नॉट? नॉट अलाउड, क्योंकि वो क्या है, पर्सनल है। पर्सनल वाले का नहीं मिलेगा। जो कोरियर सर्विसेज आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि आपसे तो हमने पेमेंट लिया, आउटपुट टैक्स लिया है, उससे कनेक्टेड जो टैक्स है उसका आईटीसी मिलेगा। तो 16(1) दो बातें कह रहा है। एक तो ये ध्यान रखना रजिस्टर्ड हो, और एक ये ध्यान रखना बिजनेस में यूज़ होने वाली हो। अभी मैंने कहा था सामान खरीदा, इंपोर्ट किया, तो क्या आईजीएसटी का आईटीसी अलाउड? अलाउड। लेकिन वो सामान तो मैंने घर के लिए खरीदा था, नॉट अलाउड। वो रॉ मटेरियल मैंने ऐसे फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ कर दिया जिसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट ने माफ़ किया है, वंस अगेन आईटीसी नॉट अलाउड। तो वो जो पार्ट अभी तक किया है 59 पेज तक, उसी को बेस बना के सारी बातें हो रही है कि वो जो आपने आईटीसी आंख बंद करके ले लिया, ये बातें भी ध्यान रखनी है। ये सब पूरी होने पर वो आईटीसी मिलेगा, वरना वो आईटीसी जाएगा। तो जब क्वेश्चन इस चैप्टर के एंड में करेंगे तो देखना किसी में लिख रखा है इनवाइस नहीं मिली, किसी में लिख रखा है सामान नहीं आया, किसी में लिख रखा पर्सनल है, किसी में लिख रखा अनरजिस्टर्ड है, किसी में लिख रखा जो प्रोडक्ट बनाया था वो एग्जम्प्ट है, वगैरह वगैरह। ठीक है। 16(2), रजिस्टर्ड पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवाइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री। अब देखो ये बिल ऑफ एंट्री आ गया ना यहाँ पे, इसीलिए पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन केस ऑफ इम्पोर्ट also the document, the said document should contain all the specified details how tax rate shall be allowed. If you consider at least the following details: amount of tax charged in goods, services, total value of supply goods, services, both GST and of supplier, and recipient and place of supply in case of interstate supply. As per section 31(3)(f), registered person is liable to pay tax and reverse charge shall issue an invoice in respect to supply received by him from the supplier who is not registered. If supplier is registered, invoice should be issued by the supplier. Also, ITC shall be allowed only if tax has been paid to the government for sub supply by recipient or reverse charge. देखो एक बार रीड करके। देखो इसमें क्या लिखा है भाई, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो हो, सारी बातें तो डॉक्यूमेंट में लिखी है ना। सीजीएसटी इसमें लिखा है, इसमें एसजीएसटी इसमें लिखा है, इसमें कितनी वैल्यू है इसमें। जब इनवॉइस आपके पास नहीं आई, टैक्स रेट कैसे ले लोगे आप, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। ठीक है। या फिर क्या हुआ आपके पास, डेबिट नोट हो, डेबिट नोट। लास्ट क्लास में बात हुई थी थोड़ी सी क्रेडिट नोट डेबिट नोट, अब पूरी बात समझिए। डेबिट नोट, मैं सामान खरीद के लाया 10 लाख रुपए का, गलती से उसने सामान भेज दिया मुझे 12 लाख रुपए का। तो मैंने कहा भाई सामान तो, बिल तो तुमने बनाया 10 लाख का, सामान भेज दिया 12 लाख का। तो उन्होंने कहा जी गलती होगी 2 लाख रुपये और दे दो। मैंने कहा ये लो। तो क्या मैं इस इनवाइस को काट करके नई इनवाइस बना दूं? नॉट अलाउड। उससे प्रॉब्लम कहाँ है, 2 लाख की नई इनवाइस बना दो, दिस इज कॉल्ड डेबिट नोट, सप्लीमेंट्री इनवाइस, एडिशनल इनवाइस। आप इस इनवाइस को क्यों छेड़ रहे हो, और बना दो। तो वो टैक्स रेट लेगा 10 लाख का तो इस इनवाइस से लेगा, 2 लाख का डेबिट नोट से लेगा। मैंने कहा मैंने तो सामान इंपोर्ट किया है, चाइना वाली इनवाइस चल जाएगी? वो कह रहे चाइना वाली नहीं चलेगी,
फिर क्या चलेगा, कस्टम डिपार्टमेंट का बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री पे सारा लिखा हुआ है, BCD इतना, IGST इतना, BCD का मिलेगा नहीं, IGST का ले लो। तो मैंने कहा था 3 पॉसिबिलिटी है, सेम स्टेट से खरीदेंगे इनवाइस, अदर स्टेट से खरीदेंगे इनवाइस, अदर कंट्री से खरीदेंगे तो फिर बिल ऑफ एंट्री मिल जाएगा। देयर शुड बी सम डॉक्यूमेंट जो साबित कर दे इतनी आपकी एंटाइटलमेंट है। तो ये उसी पार्ट को रिलेट कर रहा है, उसी को एक्सपेंड कर रहा है कि वो जो आपने डेबिट वो ले लिए थे ITC, आंख बंद करके नहीं लेने, आंखें खोल के लेने हैं, ये भी चेक करो ये है कि नहीं है। अगर ये नहीं है नहीं लेना। अब आप बताओ कि मेरे पास इनवाइस आई नहीं और मैंने झूठ बोल दिया, पता कैसे लगेगा? नहीं पता लगेगा। वो तो हमने इनकम टैक्स से बात की थी कि भाई कोई भी झूठ बोलना चाहे बोल दे, अगर नहीं पकड़ में आए तो आपकी किस्मत, और पकड़ में आ गए तो पनिशमेंट। वो इनकम टैक्स में भी था, वो यहाँ भी था, वो तो सारे लॉ में है। एक चोर चोरी करके भाग गया, पकड़ में नहीं आया, उसकी किस्मत। 5000 गाड़ियाँ पता नहीं चोरी करने के बाद एक चोर को पकड़ा ना, अभी 5000 गाड़ियाँ चोरी करके बैठा है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया, उसकी किस्मत। ये थोड़ा कि 5000 गाड़ी चोरी करना अलाउड हो गया, उसके ज़्यादा चोरी करोगे तो फिर पकड़े जाओगे। तो ये तो भाई अब पता नहीं, कोई अगर ले ले तो ले ले, कोई ख़ास बात नहीं, पकड़ में आने की बात है। सामान आया नहीं आया किसी को क्या पता वहाँ, लेकिन हम उसकी बात नहीं करें, हम तो लॉ की बात करें। अगर एक्ट में लिखा है, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि इनवाइस नहीं आई, तो हम ये थोड़ा लिखेंगे आई नहीं आई तुम्हें क्या पता, ले लेंगे हम तो ये लिखेंगे ना, नहीं आई तो नहीं मिलेगा। देखो रीड रिवर्स चार्ज की बात है, मैं बताता हूँ क्या बात है। अब देखिए इसमें एक पार्ट और आ रहा है, GST में ना एक टर्म आएगी रिवर्स चार्ज, पूरा चैप्टर है इसका। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, वैसे चैप्टर में दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये बड़ा कंसेप्ट है, छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे ही नहीं है। तो इसको हम करेंगे डिटेल में, मैं अभी आपको इसका ब्रीफ आइडिया दूंगा, फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़रा देखिए पेज नंबर है इसका 407 देखो, लिखा ना रिवर्स चार्ज। 407 भी यही है, 408, 409, 410, 411 सो ऑन। अच्छा खासा चैप्टर है। तो मैं थोड़ी सी बात अभी आपको बता रहा हूँ, फिर बाकी बातें ये जब चैप्टर आएगा ना तब डिस्कस करेंगे। देखिए समझिए इस बात को, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अभी मैंने कहा दूसरे कंट्री से सर्विस लेंगे तो हमारे सिलेबस में है। तो मैंने USA का एक पर्सन है, उससे अपना बिजनेस की बिल्डिंग का नक्शा बनाया, उसने डिमांड किया है 50 लाख रुपए। तो क्या वो मुझसे GST मांगेगा? हर सर्विस पर GST है, हर गुड्स की सप्लाई पर GST है, लेकिन वो तो हमारे लोगों के लिए है ना, हमारे कंट्री में ना, हमारा लो तो हमारे कंट्री में चलेगा। वो कहेगा वो GST व्हाट GST, मेरा 50 लाख दे दो, बात खत्म हुई। एंड गवर्नमेंट से हमारा GST, वो कह रहा मुझे क्या पता तुम्हारा GST। तो वे आउट क्या निकाला कि जिस बंदे ने सर्विसेज इंपोर्ट किया ना उससे रखवाओ। जनरल सिस्टम क्या है, सेलर या सप्लायर बाहर से लेगा, हमने आपको सर्विसेज दी है, हम आपसे लेके गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट आपसे नहीं मांगेगी, क्योंकि आपसे मांगेगी तो 1 लाख स्टूडेंट है, किससे मांगेगी? फिर आपको 1 लाख को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कौन करवाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट से इस केस में डायरेक्ट चार्ज लगाएं, उसको इसका एक होता है रिवर्स चार्ज, एक होता है डायरेक्ट चार्ज। जो नॉर्मली क्या लगता है डायरेक्ट चार्ज। डायरेक्ट चार्ज मतलब सेलर लेगा, किससे? बाहर से देगा गवर्नमेंट को। रिवर्स चार्ज मतलब बाहर डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगा, सेलर बीच में से हट जाएगा। तो गवर्नमेंट से इसमें डायरेक्ट चार्ज लग ही नहीं सकता, वो इंडिया के बारे में बात मानेगा ही नहीं हमारी। ये तो आपको खुद को हमें देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन अब किसको करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन तो सेलर को करवाना होता है, लेकिन अब बायर को करवाना पड़ेगा। सेलर तो तब करवाता है जब 20 लाख 50 लाख क्रॉस करे, इनकी कोई लिमिट नहीं करवाना पड़ेगा। एक भी ट्रांजैक्शन ऐसी कर दिया आपने, रिवर्स चार्ज वाली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। REG1 फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि जब आप टैक्स का पेमेंट करेंगे, जो आप वो भरेंगे चालान फॉर्म PMT 06, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, तो समझ में नहीं आएगा टैक्स कौन देगा, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन तो
करवाना पड़ेगा। तो ये कह रहे जी ये तो आपने मुसीबत क्रिएट कर दी, कौन से क्या करें, मजबूरी है। तो करीब 15-16 केस है जिनमें गवर्नमेंट सेज मजबूरी है, जिनमें रिवर्स चार्ज लगता है, और उन सभी को हमें डिटेल में स्टडी करना कहाँ का रिवर्स चार्ज लगना है। अभी इसका कुछ रेफरेंस वहाँ आ रहा है, मैं बताऊँगा आपको रेफरेंस का क्या आ रहा है। तो अब ये 50 लाख का 18%, ठीक है, कितना 9 लाख। जीएसटी कौन पे करेगा? बायर, इंपोर्टर। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। कौन सी स्टेट को अभी हमें पता नहीं है। एक बार आईजीएसटी दो, बाद में देख लेंगे कौन सा बनता है। एक बार आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पर्सन गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा रिवर्स चार्ज में। अब जब ये पेमेंट कर देगा, पहले ये मान के चलो कि मान लीजिए डायरेक्ट चार्ज होता, तो ये इनको पेमेंट करता है। इसके लिए क्या बनता है? इनपुट। इसको मिलता है टेस्ट क्रेडिट। अब उसको पेमेंट नहीं किया, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, बात तो एक किया, टेस्ट क्रेडिट तो अभी भी मिलना चाहिए, यस और नो। तो इसको टेस्ट क्रेडिट मिलेगा। टेस्ट क्रेडिट के लिए इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस कहाँ है? वो यूएसए वाली इनवॉइस तो चलेगी नहीं। और गुड्स अगर इंपोर्ट होती तो बिल ऑफ एंट्री होता, सर्विस में बिल ऑफ एंट्री है नहीं, उससे अभी हम फंस गए, क्या करें? तो लिख दिया आप खुद ही इनवॉइस बना लो। इनवॉइस तो सेलर बनाता है, बायर आप इनवॉइस से मतलब क्या है? इनवॉइस से मतलब एक डॉक्यूमेंट तो है जिसमें सारी डिटेल हो, आप खुद बना लो। तो जो पार्ट अभी हम रीड कर रहे थे उसमें लिखा था कि अगर रिवर्स चार्ज का केस है और सामने सप्लाई करने वाला इंडिया में ही है, क्योंकि 10-15 केस इंडिया के भी है जिस पर लगता है, उसमें कोई और कंसेप्ट है, तो उसने आपको इनवॉइस दिया तो ठीक है, इंडिया वाला तो दे देगा, रजिस्टर्ड दे देगा। और अगर आपको इनवॉइस मिली नहीं, वो सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, यूएसए वाला तो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर इनवॉइस आप खुद बनाना। जरा मैं दोबारा रीड करता हूँ, देखिए क्या लिखा। देखिए क्या लिखा है, पेज नंबर 60 पे आ जाओ। एज पर सेक्शन 31(3)(f), रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स एंड रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट करने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। शेल इश्यू एन इनवॉइस, वो खुद ही इनवॉइस बनाएगा। इश्यूड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है और सप्लाई करने वाला मान लो इंडिया में है, फिर भी रिवर्स चार्ज लगा रखा है, बहुत केसेस में लगा रखा है, वो रजिस्टर्ड है, फिर तो वो इनवॉइस दे देगा, फिर तो वो इनवॉइस काम आ जाएगी। इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड, इनवॉइस शुड बी इशूड बाय सप्लायर, ऑल्सो इट शैल बी अलाउड ओनली इफ टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट फॉर सच सप्लाई बाय द रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। अब एक चीज़ और देखिएगा, देखो मैंने किसी से सामान खरीदा, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, ABC, XYZ से सामान खरीदा, XYZ ने मुझे इनवॉइस दे दिया, सामान मेरे पास आ गया, मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, सब कुछ ठीक हो गया, क्या ITC मिलेगा? लेकिन XYZ लिमिटेड ने क्या किया, मुझसे टैक्स लेके और इंडिया से गायब भाग गए, गवर्नमेंट को टैक्स दिया ही नहीं। मुझसे आप बताओ, हम तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे, आप आउटपुट से माइनस करो, हमें मिला कहाँ? ये भी इंश्योर करो कि ये बंदा गवर्नमेंट को पेमेंट करे। अब ये बंदा कह रहा है बताओ मैंने उसको टैक्स दे दिया, मुझे क्या पता गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया, मैं कैसे इंश्योर करूं? मतलब ये फालतू की बात है। गवर्नमेंट ने वैसे ड्रावा दिखाने के लिए लिखा हुआ है, यानी जब मैं सामान खरीदूं तो मैं इंश्योर कर लूँ कि बंदा, इसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, क्रेडिट वर्दीनेस है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टैक्स लेके भाग जाएगा। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये कहना चाह रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंश्योर द पर्सन हैज पेड टैक्स टू अस, और अगर रिवर्स चार्ज है यू शुड इंश्योर दैट यू हैव पेड द टैक्स टू अस, फिर तो इंश्योर हो ही जाएगा। वो कह रहे हैं अगर रिवर्स चार्ज नहीं है, इंश्योर जिसको दिया वो पे करे, यानी अगर वो पे नहीं करेगा उनसे हम तो एक्शन लेंगे, तुम भी तो हमारी हेल्प करो, और तुम्हारा ITC रोक देंगे तो तुम हमारी हेल्प करोगे। तुम्हें ITC मिल गया, तुम बैठे रहोगे कि मुझे क्या लेना, मुझे तो ITC मिल गया, तुम भी इन्वॉल्व बीच में होगे। गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी, गवर्नमेंट ने अपने एक्शन लेने का नहीं लिखा, वो तो लेंगे ना का मतलब ही नहीं। मान लो मैं कंप्लेंट कर दूँ जी मैंने इनको दिया था, इन्होंने दिया, तो गवर्नमेंट का नोटिस आ जाएगा, कहाँ है वो? तो अब ये मैं फिर बता रहा हूँ, जो पेज 59 तक की है ना, सारा पार्ट वही होगा, उसी में क्वेश्चन द्वारा से फिर वो बनेंगे, उसमें एक आध पार्ट ऐसे लिखते जाएंगे, कुछ ऐड कर देंगे, ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, कैलकुलेट क्वेश्चन फिर वही सॉल्व होगा, बस ये पार्ट बीच में आएगा। अब एक बार रीड करके देखो।
हल्फी इज दैट राइट? यहाँ तक देखिए आगे, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट referred in clause A has been furnished by the supplier in the statement of output supplies, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37. Registered person has received the goods services exception for this clause. It shall be deemed that the registered person has received the goods or as the case may services where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise before or during movement of goods, either by transfer of documents or title to goods or otherwise, where services are provided by the supplier to any person on the direction of and on the account of such registered person. The details of input as credit in respect of the said supply communicated such registered person has not been restricted. चलो इतना एक बार रीड कर लो, फिर बताता हूँ मैं आपको इसमें। देखो यहाँ लिखा है, जहाँ से हमने रीड किया था, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट रेफर टू एजेंट फर्निश्ड बाय सप्लायर। देखिए जरा इस पार्ट को, मैंने सामान खरीदा ABC ने XYZ से और मैं रजिस्टर्ड हूँ, इनवॉइस मुझे मिल गई, गुड्स मेरे पास पहुँच गई, सामान मेरे पास पहुँच गई, पेमेंट मैंने इनको दे दिया, इन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया, क्या मुझे टेस्टेड मिल जाएगा? गवर्नमेंट से नहीं। अभी हमारी शर्तें बहुत हैं। हमने कहा अब कौन सी बच गई? क्या इन्होंने GSTR 1 स्टेटमेंट भरा है? क्या GSTR 1 में रिपोर्ट किया है कि जी इन्होंने आपको सामान बेचा था, इन्होंने आपसे टैक्स लिया, कितना लिया, क्या ये स्टेटमेंट बताया है? अगर नहीं बताया तो नहीं मिलेगा। और अगर इन्होंने बताया है, फिर जो इन्होंने हमें बताया, क्या हमने आपको बताया कि आपका टेस्टेड बनता है? और अगर हमने आपको ही बता दिया, इन्होंने हमें बता दिया, तो ले लो। मतलब ये पार्ट वही है। अब आप कहोगे सर इतनी कंडीशन क्यों? इतनी कंडीशन इसलिए गवर्नमेंट से, ये लॉ हमने नहीं बनाई, तुमने बनवाई है। कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई सारी गड़बड़ पकड़ के लिस्ट बना रहे हैं कि तुम इनवाइस भी दिखाओ, सामान भी दिखाओ, रजिस्टर्ड भी हो, पेमेंट भी किया है, इन्होंने पेमेंट हमें किया भी है, इन्होंने GSTR 1 भरा है, हमने आपको ही बताया, फिर जाके लेना। अब इसमें देखो ये किस स्टेटमेंट में बताएंगे, GSTR 1। पहले एक GSTR 2 थी, उसमें इसको अपना बताना पड़ता था, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। गौ से हम आपको बताएंगे, जब हम बताएंगे तो सिस्टम क्या है, जैसे GSTR 1 भरेंगे हर पर्सन के अकाउंट में ऑटोमेटिकली, ऑटो पॉपुलेटेड है, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। जैसे मान लो मैं सप्लायर हूँ, आप सब रिसिपिएंट है और आप सब भी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने पर ही टेस्टेड मिलेगा, अनरजिस्टर्ड का तो मिलता नहीं। मान लो आप रजिस्टर्ड है, तो जैसे मैं GSTR 1 भरूंगा, 1000 स्टूडेंट की डिटेल डालूंगा, 1000 स्टूडेंट का GST पोर्टल पे जो अकाउंट है सबके अंदर उनका फिगर पहुंच जाएगी, इतना इतना टेस्टेड आपको लेना, ऑटो पॉपुलेटेड है। गवर्नमेंट से हम क्या करेंगे, जैसे एक एंट्री आ गई, दूसरी एंट्री आ गई, मंथ के एंड में पूरे महीने का इकट्ठा करके एक इंटीमेशन आपको भेज देंगे, वो है GSTR 2B। GSTR 2 नहीं, वो तो डिटेल स्टेटमेंट थी, ये डिपार्टमेंट हमें भेजता है GSTR 2B। ये आएगी, इसमें टोटल लिखा होगा, इतना आप ले लेना। अगर इन्होंने GSTR 1 नहीं भरा तो GSTR 2B में आएगी नहीं, मिलेगा ही नहीं। आपके पास इनवॉइस भी है, सामान भी है, पेमेंट भी कर दिया, रजिस्टर्ड भी हो, सब हो गया, नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने GSTR 1 में बताया नहीं। उन्होंने बताया, हमने गलती कर दी, 2B में नहीं बताया, नहीं लेना, हमें बताओ, हम देखेंगे गलती कैसे हुई, हम इसको ठीक करेंगे, फिर लेना। तो टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बहुत कंडीशंस है। कहाँ दी हुई है? सेक्शन 16, फिर सेक्शन 17 अभी वो है, सेक्शन 18 भी है। 3 सेक्शन है जो डिटेल में डील करते हैं कि आपको टेस्ट रेट कब लेना, कैसे लेना, कैसे नहीं लेना। देखो रीड करके, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। व्हाट आर द कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 16 फॉर अवेलिंग टेस्ट क्रेडिट? तो आपको ब्रीफली ये सारी कंडीशन बतानी है। नंबर 1 रजिस्टर्ड, नंबर 2 सामान खरीदा बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, देन इनवाइस होनी चाहिए,
देन सामान पहुंचना चाहिए, देन वो पर्सन गवर्नमेंट को पेमेंट करे, देन वो GSTR 1 भरे, देन GSTR 2 में इंफॉर्मेशन आए, सामान हमारे पास आ जाए। वो इसके अलावा और पार्ट क्या है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसके अलावा देखिए एक पार्ट और जो मैंने अभी रीड कर दिया, एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सामान खरीदा है X ने Y से, सामान मेरे पास नहीं आया, क्या टेस्टेड ले सकता हूँ? सामान आ गया, ले सकता हूँ। मैंने Y को कहा Z मेरा एजेंट है, उसको दे दो, और मेरे एजेंट के पास आ गया, क्या मैं अब ले सकता हूँ? यस, ये यहाँ लिखा है, आइदर द पर्सन हिमसेल्फ हैज रिसीव्ड और एनी ऑफ हिज एजेंट हैज रिसीव्ड और एनी अदर पर्सन हैज रिसीव्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच पर्सन। रिसीव कैसे? क्या फिजिकल रिसीव? नो। सामान आ रहा है रेलवे से, रेलवे की जो RR है वो मेरे नाम में है, मैंने इनको कहा Z को सामान देना, RR पे एंडोर्समेंट कर दो। एंडोर्समेंट आप समझते हैं? तो ये मेरा नाम बदल जाएगा, इनका आ जाएगा। नाउ ही हैज़ रिसीव्ड थ्रू एंडोर्समेंट, ये भी देखिए अभी रीड करेंगे, उसमें लिखा डॉक्यूमेंट टाइटल गुड्स के थ्रू अगर आप एंडोर्स कर देते हैं तो वो भी रिसीव माना जाएगा। देखिए जरा दोबारा रीड करते हैं, एक्सप्लेनेशन में है ये पार्ट, एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड, हम तो इसे रिसीव्ड मान लेंगे, गुड्स या सर्विसेज को कब? वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ दी रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ने कहा उसको दे दो, हमने उसको दे दिया, तो रिसीव माना जाएगा। वेदर एक्टिंग एज एजेंट अदरवाइज बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स जो है रेलवे से आ रही है, मूवमेंट में थी, हमने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र कर दिया? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स ऑफ गुड्स को, तो इसे भी डिलीवरी मान लिया जाएगा। वे सर्विसेज आर, और अगर गुड्स नहीं है सर्विसेज है, सर्विसेज में भी सेम सिस्टम रहेगा। सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय सप्लायर टू एनी पर्सन डायरेक्शन ऑफ दिस पर्सन, वो भी मान लिया जाएगा। 2 के आगे छोटा सा F लगा हुआ है, स्मॉल f, ये काट दो, ये कुछ नहीं है। 1 है, 2 है, 2 के आगे ना एक F आ रहा बीच में, वो F काट दो, वो कुछ नहीं है। और जो मैं GSTR 2B वाली बात कह रहा था वो ये लिखा हुआ BA में लिखा डिटेल्स ऑफ इनपुट टेस्टेड इन रिस्पेक्ट टू सेटिस्फाई कम्युनिकेटेड इन सच टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38, उसको हमने कम्युनिकेट कर दिया। आगे वाला पार्ट अभी मैं बताऊंगा, हैज़ नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा। इतना पार्ट एक बार रीड कर लीजिए। अब देखिए दोबारा से, रजिस्टर्ड हूँ मैं, बिजनेस के लिए ख़रीदा, इनवॉइस आ गया, सामान आ गया, टैक्स का पेमेंट कर दिया और सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, GSTR 1 दे दिया, GSTR 2 भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, क्या टेस्टेड मिल जाएगा? मिल जाएगा, बट नो। गवर्नमेंट से जो टैक्स क्रेडिट हमने आपके क्रेडिट लेजर में डाल दिया, ये सब पूरा होने पर क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। अगर हमने उसको क्रेडिट लेजर में डालने के बाद रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपको टेस्टेड नहीं मिलेगा। रेस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब क्या? जब ये सब कुछ हो गया, मेरे इसमें अंदर ये टेस्टेड आ गया 10 लाख का, तो किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी कि जी वो इनवॉइस वगैरह सब झूठे हैं, फेक इनवॉइस है, सामान खरीदा ही नहीं है, ये तो झूठी इनवॉइस आई है, और ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। तो गवर्नमेंट से अगर हम आपको नोटिस देंगे फ्रॉड किया है, तब तक आप सारा टेस्टेड यूटिलाइज कर दोगे, फिर रिकवरी करना बड़ा मुश्किल है। मैंने क्या कहा था, जब पॉकेट में पैसा हो तभी मांग लो, बाद में नहीं मिलेगा। अभी टेस्टेड है, इसको यूज़ करने से पहले रोक लो, रेस्ट्रिक्ट कर दो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, और फिर नोटिस दो, फिर उसको कहो पहले नोटिस का जवाब दो, सब क्लियर करो, उसके बाद यूज़ करना। तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको आने के बाद रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। मेरे अकाउंट में पैसा बताओ, मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस और नो। लेकिन एक बैंक लियन होता है, बैंक लियन, अगर बैंक ने उसके ऊपर लियन मार्क कर दिया कि 2 लाख का लियन है, तो 2 लाख छोड़ के निकाल सकता हूँ। 10 लाख का लियन है, 10 लाख छोड़ के निकाल सकता हूँ। कोर्ट ने कह दिया 50 लाख का बैलेंस इनका रोक लो, गवर्नमेंट ने कह दिया इनका 10 लाख का ITC रोक लो, रुक जाएगा। रेस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड गवर्नमेंट को इसमें मिले हैं। फेक इन्वाइसिस का मैं बताऊँगा कैसे होती है, बिना सामान के इन्वाइसिस कैसे होती है, अभी एग्जाम्पल देके बता दूंगा। तो वो पता लगने पर जब हम रोकते हैं
तो जो क्रॉसपॉन्डेंस चलता है सालों साल, तब तक बंदा यूज़ कर देता है, फिर रिकवर करो मुश्किल काम है। देखो जरा क्या फ्रॉड होता है, वो भी दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने सामान खरीदा 500 लाख का रॉ मटेरियल, 20% का इसके ऊपर जीएसटी है, कितना बना 100 लाख का। प्रोडक्ट बनाया, थोड़ा सा बिका ही नहीं, मार्केट में खरीदा ही नहीं किसी ने, और बना के क्या करूँगा, जो थोड़ा बनाया वही नहीं बिका, ह्यूज लॉस। 500 लाख तो ये, बाकी और एक्सपेंडिचर लॉस में चला गया, और ये टेस्ट रेट मेरे पास है, रिफंड गवर्नमेंट करेगी नहीं, बताओ मैं क्या करूं। टेस्ट रेट मेरे पास है, यूज़ में कर नहीं पा रहा, आउटपुट बनाया बिका नहीं, तो मैंने क्या किया, किसी और कंपनी से बात की, उस कंपनी ने कहा भी ये रॉ मटेरियल तो तुम्हारा है, बेकार, हम नहीं खरीदेंगे, हमारे किसी काम का नहीं, हम तो कोई और स्कीम बता सकते हैं। तो मैंने कहा बताओ क्या स्कीम, तुम ये शो कर दो कि तुमने 500 लाख का सामान बेचा, सामान ही हमने खरीदा, फेक इनवॉइस बिना सामान वाली, और हम आपसे शो करेंगे हमने खरीदा, और ये 100 लाख का तुम हमसे टैक्स चार्ज कर लेना, और उस आउटपुट टैक्स इसको सेट ऑफ कर देना, और हम 100 लाख का टेस्ट रेट ले लेंगे, बिना कोई पेमेंट के, बिना कुछ किए 100 लाख का टेस्ट रेट है, इस टेस्ट रेट को हमारा आउटपुट बहुत है, हम यूज़ कर देंगे। तो रियल सेल तो हुई नहीं। अब ये शो करेंगे 500 लाख का सामान खरीदा है, खरीदा नहीं है, शो करेंगे, और 500 लाख पीएनएल में डेबिट करेंगे, इनकम को 500 लाख से रिड्यूस करेंगे, 500 लाख की इनकम पे इनकम टैक्स बचाएंगे 30% के रेट पे, उधर से इनकम टैक्स बचेगा, इधर से टैक्स क्रेडिट, और रियलिटी में कोई सेल परचेज हुई नहीं, किसी ने उनकी कंप्लेंट कर दी, 100 लाख का टैक्स क्रेडिट अकाउंट के अंदर आ गया था, गवर्नमेंट ने इसको इमीडिएटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम चेक करेंगे कहाँ है सामान, पेमेंट कैसे किया, डिटेल सारी चेक करेंगे, तो ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोविज़न नया आया, अभी देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये नया प्रोविज़न आया कि अब गवर्नमेंट चाहे तो टेम्परेरी रोक सकती है, वो टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन लगेगा, फिर जब सब बात हो जाएगी उसके बाद इसको वैकेट करेंगे, अगर सब ठीक निकला, और नहीं तो फिर ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक पहले आप डाउट पूछ लो। इनको सबको आपको याद करना पड़ेगा, और जब प्रैक्टिकल अब बनेगा, अब प्रैक्टिकल में क्या होगा, कोई ना कोई बीच में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देंगे कि टेस्टेड नहीं मिलेगा, वो कह देंगे रजिस्टर्ड भी है, इनवॉइस भी है, सामान भी आया था, लेकिन सप्लायर ने GSTR 1 नहीं भरा, नहीं मिलेगा। सप्लायर ने GSTR 1 भरा था, लेकिन GSTR 2B में नहीं आया। 2B में वहाँ से इंटीमेशन आती है कि भाई हाँ आपका इंटाइटलमेंट है, यू आर अलाउड, ले लो, इस परमिशन के बिना नहीं ले सकते। TDS से मिलाओ, 26 AS, डिपार्टमेंट 26 AS में रिपोर्ट करेगा हर पर्सन को कि इतना आपका TDS हुआ है, फाइनल टैक्स में से इसको माइनस कर लो। जब तक डिपार्टमेंट कंफर्म नहीं करेगा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, जब तक यहाँ गवर्नमेंट कंफर्म नहीं करेगी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ये इनकम टैक्स वालों ने GST से नहीं लिया, GST वालों ने इनकम टैक्स से लिया है, बाकी सब इनकम टैक्स वालों ने GST से लिया है। कैसे? 2017 में जब इनका पोर्टल आ गया, उस समय तक ऐसा कोई पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं था, वो लास्ट ईयर जाके वो पोर्टल आया है, इतने सालों के बाद कॉपी किया है। और ये सिस्टम TDS में करीब 20 साल पहले आया था, जो 2017 में GST ने कॉपी कर लिया कि पूरे का वेरिफिकेशन होगा। याद करने पड़ेंगे, याद करने क्या पड़ेंगे, मेरे हिसाब से तो मैंने क्लास में याद करवा दिया आपको, फिर एक बार बोल देता हूँ। रजिस्टर्ड हो, बिजनेस के लिए हो, बिजनेस में जो बना रहे हो अगर मैन्युफैक्चरर वो टैक्सेबल हो, ये कंडीशन वो भी है। वैसे सेक्शन 17 में इसको डिटेल में डील किया हुआ, बाद में आएगा टैक्सेबल वाली बात। इनवॉइस हो, वरना फिर डेबिट नोट हो, वरना फिर बिल ऑफ एंट्री हो, कोई तो डॉक्यूमेंट हो, सामान आना चाहिए, आपके पास आ जाए, एजेंट के पास आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, जिसको पेमेंट दिया है वो गवर्नमेंट को पेमेंट करे, वो GSTR 1 भरे, गवर्नमेंट आपको GSTR 2 भी दे, आपका टेस्टेड हमने रेस्ट्रिक्ट ना किया हो, ले लो आप। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में रहेगा, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आप टेस्टेड मत देना, और डाउन देखो। तो इतना पार्ट कर लेना, नहीं जितना करेंगे ना उतना प्लीज़ घर से बड़े अच्छे से करके आना, क्योंकि अगला पार्ट उसके बिना समझ में नहीं आएगा। ये तो जैसे दीवार बनाते हैं ना, ईंट के ऊपर ईंट, बीच में से 4 ईंट गायब कर दो तो ऊपर ईंट नहीं लगेगी, फिर तो नीचे गिरेगी वो सारी, वही हिसाब है। स्टेप बाय स्टेप
और सेकंड लेक्चर यूट्यूब पे आ गया होगा तो वो देख लेना। ओके, थैंक यू।